हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वैसे कह सकते हैं यहां से एक नया यूनिट स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं बीज गणित। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिला के बीज गणित सेक्शन है, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 है आपका अवयव और चौथा आपका चैप्टर है उसको कहते हैं सारणी। ठीक है, और यहां से बोर्ड एग्जाम में कुल 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 13 नंबर के। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि काफी 2-3 साल से, लगभग ये तीसरा साल है, 3 साल से जो आपका 30% कम कोर्स हुआ है, अभी भी वही बात चल रही है। 30% कम कोर्स हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई अगर 30% कम हुआ तो कहीं ना कहीं से बढ़ के पूछा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से जो 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे उसके जगह पर मेरे ख्याल से इस वर्ष हो सकता है 16-17 नंबर, कुछ 4-5 नंबर के तो बढ़ के पूछे जाएंगे, तभी तो भाई भरपाई हो पाएगी जो 30% कम हुआ है। तो बच्चों, बड़ा आसान तरीके से यहां से आपको ये नंबर मिल सकते हैं। पहले बात करते हैं अवयव की, और जब अवयव खत्म होगा इसके बाद बात करेंगे सारणी की। तो आज हम अवयव की चर्चा करेंगे। अवयव बच्चों क्या होता है? बहुत ही साधारण सी बात। अवयव कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ उसका कोई संख्यात्मक मान होता है। अवयव क्या होता है? कुछ वस्तुओं को, आंकड़ों को या फलनों को अगर हम एक व्यवस्थित करें, और व्यवस्थित कैसे करें? पंक्तियों में और स्तंभों में। किन्हीं दिए गए आंकड़ों को, फलनों को या वस्तुओं को अगर हम पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित कर दें तो ये व्यवस्थित करके हम एक आयताकार क्यारी बना लेते हैं। बस उसी को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। सिंपल सा काम है। जैसे हम आपको यहां लिख के बताएं कि भाई हमारे पास, देखो हम यहां लिख देते हैं अवयव की परिभाषा, है ना। अवयव, ये इसको लिख दें, इसकी परिभाषा। देखो परिभाषा कैसे पढ़ोगे, ध्यान से समझो इसको। यहां पर अवयव जो होता है वो क्या होता है? जैसे मान लिया हमारे पास m-n कोई वस्तुएं हैं, है ना। m, यहां पर हम ऐसा करते हैं कि एक कोई पंक्ति पहले बनाएं, और पंक्तियां कितनी बना लें? मान लो m पंक्तियां बना लें। ठीक है, m पंक्तियां बना लें और n स्तंभ बना लें। जैसे हम ये मान लें कि हमारे पास कोई इस एक आयताकार ये क्यारी बना लें। ठीक है, और इस आयताकार क्यारी में कुछ अवयव या कुछ, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुछ फलन ले सकते हो, कुछ संख्याएं ले सकते हो या कुछ वस्तुएं ले सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास कुछ आंकड़े हैं इस तरीके से, मान लिया 2, 3, 4, है ना, और यहां पर लिख देते हैं 5, 6, 7। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन आंकड़ों को एक आयताकार क्यारी में व्यवस्थित कर लिया, और इस आयताकार क्यारी में व्यवस्थित करने के बाद जो हमारी ये शक्ल दिखाई दे रही है, एक आयताकार से क्यारी बनकर दिखाई दे रही है, बस इसी को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ये हमारा अवयव होता है। यहां पर आपको जो पहली वाली पंक्ति दिखाई दे रही है ये पंक्ति नंबर 1 है, इसको हम पंक्ति नंबर 1 कहते हैं। ये हमारी दूसरी वाली जो पंक्ति दिखाई दे रही है उसको हम पंक्ति नंबर 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पंक्ति नंबर 2 कहते हैं। यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये खड़ी वाले, है ना, इनको स्तंभ कहते हैं। ये आपका है स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 1 कहलाता है। यहां पर ये आपका स्तंभ नंबर 2 कहलाता है, और यहां पर इसको हम स्तंभ नंबर 3 कहते हैं। यहां पर 3 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं। ठीक है बच्चों, तो इन आंकड़ों को हमने ऐसे एक आयताकार क्यारी में व्यवस्थित किया है, और बस यही आयताकार क्यारी जो होती है उसी को हम कहते हैं अवयव। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो अवयव होता है वो एक आंकड़ों का व्यवस्थित करने का एक ढंग है। ठीक है, हम कह सकते हैं आंकड़ों का एक समुच्चय हमने बनाया है, और उस समुच्चय को ऐसे बनाया कि पंक्ति बना दी, स्तंभ बना दिया। ठीक है, तो पंक्तियों को, स्तंभों को, कुछ आंकड़े जो दिए जाएंगे उनको पंक्तियों में और स्तंभों में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो बस इसी को कहते हैं हम अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कुछ बात और है कि भाई अवयव को निरूपण कैसे करते हैं। अवयव को कभी भी अगर अवयव लिखा मिलेगा तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर हैं उनसे अवयव को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारा अवयव कोई है, उस अवयव को नाम अगर देना चाहो तो आप ए नाम दे सकते हो, बी नाम दे सकते हो, सी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अवयव को प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो अब बच्चों यहां पर देखो एक बात और समझनी है कि अवयव की कोटि या क्रम क्या होता है। अवयव
की कोटि, कोटि या क्रम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। ये क्या होता है? ध्यान से समझो, अवयव की कोटि या ऑर्डर क्या होता है बच्चों? यहां पर आपने देखा कि 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो कभी भी अगर आपकी से कोटि पूछी जाए तो आपको क्या करना है? पहले पंक्तियों को लिख देना है। पंक्ति कितनी है? 2। इसके बाद यहां पर कोटियां कितनी, ये स्तंभ कितने हैं? 3। तो इस तरीके से यहां पर जब भी कभी कोटि पूछी जाए या इसका क्रम पूछा जाए तो पहले आपको ये पंक्तियां लिखनी है, कितनी पंक्तियां हैं, गुणा फिर इसमें इसके बाद स्तंभ लिखने हैं। तो यहां पर 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसमें जो कोटि होगा अर्थात जो इसका क्रम होगा वो 2 गुणे 3 क्रम का ये अवयव होगा। तो इसमें खास बात यह है कि पहले क्या होता है? ये पंक्ति लिखी जाती है और दूसरा जो होता है गुणा के बाद जो दूसरा लिखा जाता है अवयव, वो क्या लिखा जाता है? स्तंभों को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी अवयव में m पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? m गुणे n हो जाएगी। इसमें m क्या है? देखो, अगर इस क्रम का कोई आपका अवयव है, m गुणे n क्रम का अवयव है, तो आपको यहां पर m क्या लिखना है? m आपको लिखना है पंक्तियां हैं, ये m क्या है? पंक्तियां हैं, और n क्या है? इसमें n आपका स्तंभ है। ठीक है बच्चों, तो पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर स्तंभ लिखा जाता है। अगर कभी क्रम दे दे और इसमें पूछे कि इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, तो आपको ये पहला वाला जो दिखाई दे रहा है वो उसको पंक्तियां लिख देना है, दूसरा दिखाई दे रहा है उसको स्तंभ लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद देखो, ये जो अवयव दिखाई दे रहा है उस अवयव के कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं। कितने प्रकार के अवयव होते हैं यहां पर ये भी समझने वाली बात है बच्चों। जो आपका अवयव ये बोर्ड पर अभी रिसेंटली दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज अवयव है। ये क्या है? क्षैतिज अवयव है। देखो, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव होता है, क्षैतिज अवयव क्या होता है? जैसा कि इसमें देखो हमने बताया, इसकी कोटि कितनी है? कोटि इसकी है 2 गुणे 3। ठीक है, एक क्षैतिज अवयव जो होता है, क्षैतिज अवयव में पंक्तियां कम होती हैं, स्तंभ अधिक होते हैं। अगर पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या अधिक हो, तो फिर ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव कहते हैं। और इसका यही उदाहरण है। देखो, यही इसका उदाहरण है। पंक्तियां इसमें कम हो, स्तंभ इसमें ज्यादा हो, तो ऐसे अवयव को क्षैतिज अवयव कहते हैं। करेक्ट है बच्चों? इसके बाद क्षैतिज अवयव के बाद ऊर्ध्वाधर अवयव की बात बताओ, क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अवयव बच्चों जो होता है ना, ऊर्ध्वाधर अवयव, तो उसके लिए उल्टी बात है इसमें। कैसे? तो इस तरीके से अवयव जो होता है, जो को उदाहरण हम आपको बता दें कि इस तरीके से ये अवयव होता है। जैसे यहां पर लिख दें 1 2 3 4 5 6। अब बताओ यहां पर देखो कितनी पंक्तियां हैं? तो बच्चों लिखना है पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 2 हैं। अगर ऐसा हो कि पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाए, स्तंभों की संख्या कम हो जाए, तो फिर ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। पंक्तियों की संख्या अधिक हो, पंक्तियां कितनी हैं? देखो, ये पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3। इंग्लिश में पंक्तियों को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसलिए इसको हम R1 लिखते हैं, इसको R2 लिखते हैं, इसको R3 लिखते हैं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। और इसी प्रकार से यहां पर जो स्तंभ है इसको C1 लिखते हैं, इसको C2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपका पहला कॉलम है, मतलब पहला स्तंभ है। ये C2 का मतलब दूसरा स्तंभ है, इसको दूसरा कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। क्लियर है बच्चों? तो ऊर्ध्वाधर अवयव होता है, उसमें क्या होता है? उसमें पंक्तियां अधिक होती हैं, स्तंभ पंक्तियों की अपेक्षा स्तंभ कम होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के आपके अवयव हो गए, एक तो क्षैतिज अवयव, दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में यहां पर एक अवयव, ऐसा भी अवयव हो सकता है जिसको कहेंगे हम वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का क्या मतलब है बच्चों? वर्ग अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। पंक्तियां और स्तंभ, और अगर ऐसा कोई अवयव हो, मान लेते हैं इसको बी अवयव मान लेते हैं,
और यहां पर लिख दें 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इसका कोटि कितना होगा? 2 गुणे 2 होगा। जितनी पंक्तियां हों उतने ही स्तंभ हों, तो इस अवयव को क्या कहते हैं? वर्गावयव कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा उदाहरण लें, यहां लिख दें 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये भी हमारा एक अवयव है और इस अवयव को भी हम वर्गावयव कहेंगे, क्योंकि यहां पर 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 गुणे 3। 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि 3 गुणे 3 होगी और इस अवयव को क्या कहते हैं? वर्गावयव कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वर्गावयव के बाद आते हैं, अब इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी नोट करते रहो, एक एक करके सारे पॉइंट समझोगे, आसान से तरीके से बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके पास। अब एक दूसरे प्रकार का अवयव समझो, जिसको कहें पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव बच्चों क्या होता है बताओ? पंक्ति अवयव का मतलब है इसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए ध्यान से, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब रो मैट्रिक्स है ना। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हम आपको यहां पर इस प्रकार से लिख दें कि भाई अवयव तो ए नाम से हमने लिख दिया और इसमें केवल 1 2 3, देखो एक पंक्ति है। अगर एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे कितने हो, बताओ स्तंभ कितने हैं इसमें? 3 हैं। देखो स्तंभ 1 2 3, जबकि पंक्ति कितनी है? एक। पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है, तो बच्चों इस अवयव को क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव, जिसमें एक केवल पंक्ति होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। अच्छा, पंक्ति अवयव के बाद बात बताएं तो स्तंभ अवयव क्या होता है? देखो स्तंभ अवयव क्या होता है? स्तंभ अवयव मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर केवल एक स्तंभ बनाना है, जैसे 1 2 3। बताओ यहां पर एक स्तंभ है कि नहीं? पंक्तियां कितनी हैं? देखो पंक्ति नंबर 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ है, तो फिर ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। पंक्तियां कितनी है इसमें? 3 है, स्तंभ कितना है? केवल एक है ना। तो इस अवयव को क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा भाई, स्तंभ अवयव के बाद फिर आता है एक शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव क्या होता है? इसी को रिक्त अवयव भी कहते हैं। शून्य अवयव या रिक्त अवयव, ऐसा एक अवयव जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसको क्या कहते हैं? रिक्त अवयव कहते हैं। मान लिया ये अवयव कोई सी है और यहां पर इस आयताकार क्यारी में जो बड़ा ब्रैकेट लगा के हम लिखते हैं इस तरीके से, ये हमारा अवयव का चिन्ह होता है और इसमें कोई भी एलिमेंट ना भरा जाए, तो इसको क्या कहते हैं? शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, इसको कहते हैं शून्य अवयव या फिर इसको रिक्त अवयव भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है तत्समक अवयव या इकाई अवयव, जिसको कहें इकाई अवयव। इकाई अवयव या इसको कहते हैं तत्समक अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों? मान लिया थोड़ी देर के लिए उदाहरण में इसको डी से डिनोट कर लें और यहां पर समझो इकाई अवयव जो होता है, एक ऐसा अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल इकाई लिखा हो। इकाई मतलब एक लिखा हो, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए। तो यहां पर देखो ये 0 हो 0 हो 0 हो 0 हो 0 हो 0 हो, मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं और यहां पर जो मुख्य विकर्ण लिखा है उस पर इकाई लिखी है। इकाई का मतलब एक लिखा है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं। तो बच्चों इस अवयव को क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि, अच्छा एक बात जरूरी है कि जो इकाई अवयव होता है अर्थात जो तत्समक अवयव होता है वो आपका वर्गावयव होता है। 2 गुणे 2 का क्रम का हो सकता है, 3 गुणे 3 क्रम का हो सकता है, 4 गुणे 4 क्रम का हो सकता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के मुताबिक केवल 2 गुणे 2 क्रम या फिर 3 गुणे 3 क्रम तक ही सीमित है। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, जैसे दूसरा उदाहरण यहां पर हम डी के बाद एक कोई अवयव ए बना दें,
और ये 2 गुणे 2 क्रम का तत्समक अवयव लिखना चाहो तो 1001 आपको लिखना है। मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक लिखना है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 लिखना होते हैं। ये 2 गुणे 2 क्रम का तत्समक अवयव है, ये 3 गुणे 3 क्रम का तत्समक अवयव है। एक बात याद रखनी है कि तत्समक अवयव को सदैव आई से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? आई से। और यहां भी इसको चलो आई लिख देते हैं, ठीक है। जो तत्समक अवयव होता है उसको कैसे? आई से डिनोट किया जाता है। तत्समक अवयव एक वर्ग अवयव होता है जो 3 गुणे 3 क्रम का भी हो सकता है या फिर 2 गुणे 2 क्रम का हो सकता है। मुख्य विकर्ण पर इकाई लिखनी है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 लिखने हैं। यहां भी देखो मुख्य विकर्ण पर इकाई लिखना है, मतलब 1 लिखना है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इसके बाद बच्चों बात बताएं कि अच्छा, ये तो बात आपको हमने बता दी भैया मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण का मतलब देखो, इस विकर्ण को क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं, है ना। ये हमारा मुख्य विकर्ण कहलाएगा। यहां भी इसको क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बात आती है अदिश अवयव की। अदिश अवयव क्या होता है बच्चों, बता सकते हो? अदिश अवयव क्या होता है, बोलो। अदिश अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर कोई भी एक समान राशि हो सकती है। कोई भी, देखो ये आपका अवयव है ना, ये भी वास्तव में अदिश अवयव है। इसके मुख्य विकर्ण पर 1 1 1 लिखा है ना। तो जो इकाई अवयव होता है, इकाई अवयव भी अदिश अवयव का एक उदाहरण है। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अदिश अवयव है, चलो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, चलो डी दे देते हैं। डी हमारा एक अवयव है और ये अगर इकाई अवयव है तो इसके मुख्य विकर्ण पर समान अवयव होना चाहिए। मान लिया हमने 2 2 2, बाकी सब एलिमेंट्स 0 लिख दें, 0 लिखें, 0 लिखें, 0 लिखें, 0 लिखें, 0 0। ये भी आपका वर्ग अवयव होता है, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। इसके मुख्य विकर्ण पर समान कोई राशि होनी चाहिए। ये 2 2 2 हो सकती है, 3 3 3 हो सकती है, -3 -3 -3 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो समान होने चाहिए। बाकी सभी एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। एक याद बात रखने वाली खास ये है कि जो अदिश अवयव होता है वो अदिश अवयव वर्ग अवयव का ही उदाहरण है, ठीक है। अदिश अवयव जो होता है वो कभी भी इकाई अवयव नहीं हो सकता, लेकिन इकाई अवयव होता है वो अदिश अवयव कह सकते हो आप। देखो ये इकाई अवयव है, इसको भी आप अदिश अवयव कह सकते हो, लेकिन इसको आप इकाई अवयव नहीं कह सकते हो क्योंकि यहां पर मुख्य विकर्ण पर इकाई नहीं है ना। यहां पर मुख्य विकर्ण पर इकाई है तो इसको हम इकाई अवयव कह सकते हैं, अदिश अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन अदिश अवयव को इकाई अवयव नहीं कहा जा सकता। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद बात आती है विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव की बात आती है बच्चों। विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है बच्चों? यहां पर मान लेते हैं एक अवयव कोई ई है और ये अवयव अगर विकर्ण अवयव है तो विकर्ण पर ही केवल अवयव हो, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो फिर ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहा जाता है। जैसे हम ये कहें कि जो मुख्य विकर्ण है, जैसे यहां पर मुख्य विकर्ण पर अवयव समान हैं, लेकिन यहां पर जो मुख्य विकर्ण है उस पर अवयव समान ना अगर हो तो फिर ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। जिसके अवयव हो मान लो 2 हो, 3 हो, यहां पर 4 हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर मुख्य जो विकर्ण है उसके अवयव ये आपके यहां पर होने चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहा जाता है जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल अवयव हो। यहां पर समान अवयव होना जरूरी नहीं, अगर समान अवयव है तो उसको हम अदिश अवयव कहते हैं, ठीक है। जो विकर्ण अवयव होता है उसमें मुख्य विकर्ण पर कुछ भी अवयव हो सकते हैं, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। बच्चों इसमें भी आप बात याद रखने वाली ये है कि जो विकर्ण अवयव होता है वो भी सदैव वर्ग अवयव होता है, ठीक है। ये भी वर्ग अवयव होता है। ये 2 गुणे 2 क्रम का हो सकता है अथवा 3 गुणे 3 क्रम का हो सकता है, ठीक है।
देखो अगर 2 क्रम का बनाओगे, ये तो आपका 3 क्रम का है। मान लिया कि कोई ABCDEF मान लेते हैं, ये आपका एक अवयव है जो 2 क्रम का है। और अगर 2 क्रम का विकर्ण अवयव का उदाहरण हमें देना है तो ऐसे लिख सकते हो 2 0 0 3 ऐसे लिख दें, है ना। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को लिखना है, बाकी सभी अवयवों को 0 लिखना है। ये 2 क्रम का विकर्ण अवयव का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात आती है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ये क्या होता है बच्चों? ऊपरी त्रिभुजीय अवयव क्या होता है? जैसा कि उसका नाम है कि ऊपर वाला त्रिभुज हो। जैसे हम ये कहें कि आपका एक कोई विकर्ण अवयव बनाए, यहां पर ABCDEF, चलो G अवयव बना देते हैं, और यहां पर G अवयव हमने इसका नाम दे दिया G अवयव। और इस प्रकार से हम यहां पर लिखें ऊपर की तरफ केवल त्रिभुज ऐसा बने जिसके एलिमेंट हों। जैसे यहां पर 2 3 4 हो, यहां पर कुछ भी लिख दें, यहां पर कुछ भी लिख दें बाकी नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो ये आपका जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना, ऊपर आपका ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस अवयव को ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं, क्योंकि ऊपर आपका ये त्रिभुज बन रहा है। नीचे के एलिमेंट्स क्या है? त्रिभुज के नीचे के एलिमेंट्स 0 है। ऊपर आपका ये त्रिभुज बन रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज बन रहा है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य है। तो ऐसे अवयव को ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहा जाता है। और यहां पर अगर निम्न त्रिभुजीय अवयव की बात करें, निम्न त्रिभुजीय अवयव, तो निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होता है बच्चों? निम्न त्रिभुजीय अवयव का मतलब नीचे आपका त्रिभुज कोई बन रहा है, ऊपर के मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव यदि 0 हैं, H मान लें, है ना, और यहां पर इस प्रकार से त्रिभुज बना दें। नीचे आपका त्रिभुज बनाना है, ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 लिखने हैं। जैसे हम कहें कि भाई 2 लिखो 0 लिखो 0 लिखो, है ना। फिर इसके बाद में यहां पर 3 लिखो और यहां पर 4 लिखो, इसको 0 लिख दें, ठीक है। और यहां पर 5 लिख दें, यहां 6 लिख दें, यहां 7 लिख दें। तो आपने देखा कि ये मुख्य विकर्ण जो दिखाई दे रहा है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे आपका ये त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इस अवयव को क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ये देखिए नीचे आपका ये त्रिभुज बन रहा है ना। इस अवयव को क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जो नीचे त्रिभुज बने तो निम्न त्रिभुजीय अवयव है। ऊपर के एलिमेंट्स 0 होते हैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होते हैं और नीचे आपका एक त्रिभुज जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। करेक्ट है बच्चों। तो ये टाइप्स हैं आपके अवयव के। जो अवयव आपने देखा, हर एक अवयव के कुछ अलग, है ना। ये आपका केवल एक पंक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए इसको पंक्ति कह दिया गया है। यहां पर केवल एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको स्तंभ अवयव कह दिया गया है। यहां पर कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए इसको रिक्त अवयव कह दिया गया है। सिंपल सा काम है। इकाई अवयव के लिए याद रखिएगा, मुख्य विकर्ण के अवयव को इकाई लिखना है। इकाई मतलब 1 लिखना है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 लिखना है। अदिश अवयव पे क्या करना है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को समान लिखना है। अगर यहां पर k है तो यहां भी k लिखना है, यहां भी k लिखना है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव यदि समान होते हैं, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। और विकर्ण अवयव में क्या है? विकर्ण अवयव में जो मुख्य विकर्ण है उसके ये अवयव भिन्न भिन्न अगर बना दें, है ना, बाकी सभी अवयव शून्य बना दें और मुख्य विकर्ण के भिन्न भिन्न अवयव लिख के यहां पर एक अवयव बनाएंगे जो कि वर्ग अवयव होगा, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, ये 2 क्रम का विकर्ण अवयव है। ठीक है। ऊपर त्रिभुजीय का मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज के एलिमेंट्स होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं। और यहां पर निम्न त्रिभुजीय अवयव के लिए बिल्कुल जस्ट उल्टा है। नीचे मुख्य विकर्ण के नीचे जो त्रिभुज बन रहा है उसमें अवयव होते हैं, ऊपर मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो इस अवयव को निम्न त्रिभुजीय अवयव कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम यहां पर अवयव पर कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे, मतलब अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। आइए यहां पर अगले टॉपिक की ओर मुड़ते हैं। अब समझते हैं बच्चों अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पर संक्रियाओं को समझने के लिए पहले नंबर पर आप ये समझो कि 2 अवयव समान कब होते हैं, मतलब अवयवों की समानता पहले समझो। अवयवों की समानता,
अव्यूहों की समानता। मान लिया कि हमारे पास दो अव्यूह हैं, एक अव्यूह ए है और एक अव्यूह बी है। ये दोनों अव्यूह हम कब समान कहेंगे कि दोनों अव्यूह समान हैं? बच्चों, अगर दोनों अव्यूह समान हैं तो दो बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली बात हमें याद ये रखना है कि भाई अगर एक अव्यूह ए है, एक अव्यूह बी है, तो ये दोनों की कोटियां समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों अव्यूहों के समान होने के लिए दोनों की कोटियां समान हो। दोनों की कोटि मानी क्रम, ऐसे भी कह सकते हो, क्रम समान हो, समान क्रम के दोनों अव्यूह हों। ठीक है, पहली शर्त तो यह है कि दोनों की क्रम समान हो, दोनों के क्रम समान हो। दूसरी शर्त यह कि उसके संगत अवयव भी समान हो, संगत अवयव समान हो। अगर ऐसा होता है कि संगत अवयव समान है और दोनों के क्रम समान है, तो अब हम इन दोनों अवयवों को क्या कहेंगे? ए बी। मान लिया हमने दो अवयव हैं, जैसे मान लें ए अवयव है, एक अवयव बी है। अवयव ए को हम यहां पर लिख दें जैसे 2 3 4 5 हमने लिख लिया है ना। एक दूसरा अवयव और यहां पर लिख दें, जिसको हम यहां पर लिख दें 2x और यहां लिख दें 4 ये y। तो आप ये बताओ कि ये दोनों अवयव समान कब कहोगे? समान तो देखो इसमें आप देख सकते हो 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ये है, ये भी आपका 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, तो क्रम तो दोनों के समान है। अब संगत अवयव भी समान होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर देखो 2 2 के समान है, संगत 2 के संगत 2 अवयव है। 3 के संगत यहां पर b का अवयव कौन सा है? x वाला, ये वाला अवयव है, तो 3 x के बराबर होना चाहिए। 4 4 के बराबर दिखाई दे रहा है, 5 y के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है कि ये दोनों a और b अवयव समान हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये x है वो 5 के बराबर होना चाहिए, x बराबर 5 होना चाहिए। तथा यहां पर जो y है, जो x है वो 3 के बराबर, x 3 के बराबर होना चाहिए और जो y है वो आपका 5 के बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये a और b दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे। यदि a और b अर्थात दोनों अवयव समान हैं, तो यहां पर देखो ये दो संगत अवयव है, समान है। 3 के संगत x होगा तो 3 और x बराबर बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार 4 4 के संगत है, बिल्कुल ठीक है। 5 y के संगत अवयव दिखाई दे रहा है, तो 5 y के बराबर होना चाहिए। x बराबर 3 होना चाहिए, y बराबर 5 होना चाहिए। यदि ऐसा मिल जाता है, यहां पर x का मान जैसे ही 3 लिखोगे और y का मान जैसे ही 5 लिखोगे, तो बिल्कुल a और b एकदम समान अवयव वाले दो समुच्चय हो जाएंगे, जिसके अवयव दोनों के समान हो जाएंगे, दोनों की कोटियां समान हैं। तो अब यहां पर a और b को क्या कहेंगे? समान अवयव कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई समान अवयवों की, मतलब अवयवों की समानता कब होती है? दोनों अवयवों को समान कब कहोगे? तब कहेंगे जब दोनों की कोटियां समान हो और साथ साथ में उसके संगत अवयव भी समान होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं अवयवों का योग कैसे करते हैं। अवयवों का योग कैसे करते हैं? बच्चों एक बात और याद रखनी है, अवयवों का योग जब करोगे, अवयवों का योग हम जब करते हैं तो अवयवों की जो कोटियां हैं वो समान होनी चाहिए। अगर जैसे एक कोई अवयव a है, एक कोई अवयव b है, और यदि इनका योग करना है तो इनकी कोटियां समान होना चाहिए। जैसे एक ही कोट है हमारे पास 1 2 3, यहां लिख दें 4 5 6, यहां लिख दें 7 8 9। चलो यहां पर हमने 3 गुणे 3 क्रम का ये हमने अवयव लिख लिया, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। एक मान लिया b अवयव है, जिसके अवयव यहां लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9, यहां लिख दें कुछ लिख दें, चलो 2 3 4 ऐसा लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं। तो बच्चों यहां पर आप देखो इसकी भी कोटि 3 है, दोनों की कोटियां तो समान है। अब बच्चों अगर इन दोनों अवयवों को जोड़ना है तो ऐसे लिखते हैं a प्लस b। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? योग को a प्लस b लिखते हैं, पहला अवयव लिखो प्लस यहां पर दूसरा अवयव लिख लो और फिर संगत अवयवों को जोड़ दो। तो पहले अवयव के जो यहां पर अवयव हैं 1 2 3, यहां पर 4 5 6 और ये आपका 7 8 9, यहां पर प्लस करना है b, मतलब इसके अवयव को जोड़ना है। b समुच्चय है, b आपका अवयव है जिसके अवयव हैं 4 5 6, यहां पर हैं 7 8 9
और यहाँ पर 2 3 4 लिखा है। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ना है, जैसा कि हमने बताया कि संगत अवयवों को जोड़ते हैं। ये आपका पहली पंक्ति का पहला स्तंभ वाला अवयव है, यहाँ पर पहली पंक्ति का पहला वाला स्तंभ, ये देखो इसको जोड़ना है, 1 को 4 से जोड़ना है। ठीक है, संगत अवयवों को जोड़ना है। 2 को 5 से जोड़ना है, 2 + 5 लिखना है। 3 को 6 से जोड़ना है, 3 + 6 लिखना है। ठीक है, 4 को 7 से जोड़ना है, 4 + 7 लिखना है। इसी प्रकार 5 + 8 लिखना होता है, 5 + 8 लिखो, 6 + 9 लिखो, और यहाँ पर 7 + 2 लिखो, और इसी प्रकार यहाँ 8 + 3 लिखो, और बिल्कुल ठीक 9 + 4 यहाँ लिख के जोड़ दो तो ये हमारा योग का अवयव निकल के आएगा। ठीक है, दोनों अवयवों के योग का अवयव निकल के आएगा। इसको यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 7 लिखो, यहाँ पर 9 लिखो, है ना, 6 3 9 लिखो, यहाँ पर 7 4 11 लिखो, यहाँ पर 8 5 13 लिख दो, यहाँ पर 15 लिख दो, और इसके बाद यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर 8 3 11 लिखो, यहाँ पर 9 4 13 लिख दो। तो इस तरीके से बच्चों a + b दोनों अवयवों का योगफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, दोनों अवयवों का योगफल मतलब उनके संगत अवयवों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए शर्त है, जोड़ तभी सकते हो जब उनकी कोटियां समान हो, अर्थात क्रम समान होने पर 2 अवयव समान क्रम के हों तब उनका योगफल किया जा सकता है, और योगफल करने के लिए संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। सिंपल सा काम है। ठीक है, चलिए बच्चों इतनी बात समझ में आई। इसके बाद बताएं कि अगर कोई अवयव ए है और उसका ऋण अवयव आपसे पूछ दिया जाए कि कोई अवयव ए है, उसका ऋण अवयव क्या होगा। बहुत सरल सी बात है, जैसे कोई अवयव हमारे पास ए है और ए का अगर ऋण अवयव कहा जाए, ए का ऋण अवयव, ए का ऋण अवयव आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है, ए बराबर लिखना है ए का ऋण अवयव ऋण ए लिख देते हैं, ऐसे समझो, है ना। ए का ऋण अवयव क्या होता है, ए का ऋण अवयव बराबर आपको लिखना है ए का ऋण अवयव बराबर -a लिखना है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई अवयव है ए, यही मान लिया ये अवयव आपका ए है, ए बराबर जिसके अवयव यहां पर दिए गए हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 इसके अवयव दिए गए हैं। आपसे पूछा जाए इसका माइनस अवयव बताओ, ऋण अवयव बताओ, तो -a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब क्या करते हैं, इस माइनस का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देते हैं, तो -1 -2 -3, यहां पर लिखना है -4 -5 -6, और यहां पर -7 -8 -9 लिख के हम यहां पर ए अवयव का ऋण अवयव देखो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अवयव ए का ऋण अवयव क्या होता है, ऋण का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट में जो भी अवयव है उसमें सब में माइनस का चिन्ह लगा दो। अगर कोई अवयव पहले से माइनस में है तो वो प्लस में बन जाएगा, मतलब उसके चिन्ह विपरीत करना है। ठीक है, तो ए अवयव का ऋण अवयव क्या होता है, अवयव ए का ऋणात्मक अवयव -a होता है। अब ए अवयव के सभी अवयवों को हमें क्या करना है, माइनस से गुणा कर देना है, ऐसे समझो। ठीक है, माइनस का निशान लगा दो तो हमारा ए अवयव का ऋणात्मक अवयव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अवयवों के जोड़ने पर अर्थात योग की कुछ गुणधर्म है, वो क्या है, जैसे ए और बी को जोड़ते हैं तो भाई a + b जो होता है वो b + a के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं ये अवयवों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखो यहां पर लिखें अवयवों के योग पर गुणधर्म है, अवयव के योग के गुणधर्म क्या है, गुणधर्म देखो आपको एक तो बात याद रखनी है कि ये आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है आपको पता ही है, जैसे एक अवयव ए है एक अवयव बी है, दोनों का योग बराबर होता है b + a के बराबर। ए को बी में जोड़ो या फिर बी को ए में जोड़ो, एक ही बात होती है। क्रम विनिमय नियम का ये अवयव के योग जो नियम है, अवयवों का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार ये सहचर्य नियम का भी पालन करता है। देखो सहचर्य नियम, सहचर्य
नियम। सहचर्य नियम का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे तीन अवयव हैं ए बी सी, ये तीनों की क्रम समान है। क्रम कैसे हैं? समान हैं। अगर तीनों के क्रम समान हैं तो यहां पर योग देखो a प्लस बी, देखिए अगर ये कहें कि एक अवयव a है और एक अवयव b है और एक अवयव c है, इनके तीनों के क्रम समान है, तो a प्लस बी करें और इसके बाद में c को जोड़ें तो वही रिजल्ट मिलता है जो कि a प्लस बी प्लस सी से मिलता है। यहां पर जो योग नियम है वो आपका सहचर्य नियम का भी पालन करता है। अवयवों का जो योग होता है वो सहचर्य नियम का पालन करता है। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी के योग में c को जोड़ो तो वही रिजल्ट मिलेगा जो b प्लस सी के योग में a को जोड़ने पर मिलता है। अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर योग के तत्समक की। बच्चों कभी योग का तत्समक का क्या मतलब है? योग का तत्समक, योग के तत्समक का क्या मतलब है? बच्चों शून्य जो होता है वो योग का तत्समक होता है। जैसे कोई ये कहें कि आपका एक अवयव a है और उसमें उसी कोट का जो एक ही कोटि है वही उसी कोट का शून्य अवयव इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो हमें यहां पर a मिल जाता है। मतलब इसमें शून्य जोड़ने से हम कह सकते हैं कि योग का ये शून्य जो है ना, ये इसको क्या कह सकते हैं? तत्समक अवयव है। ए अवयव का जो तत्समक अवयव है वो क्या है? शून्य होता है। शून्य है वो किसी भी अवयव का तत्समक अवयव कहलाता है। तो अगर हम a को शून्य के साथ जोड़ दें तो वही रिजल्ट मिलता है। शून्य को a के साथ जोड़ें, a हमेशा रहेगा। ठीक है, अच्छा भाई अब पढ़ते हैं अवयवों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, इसको रब कर लेते हैं। अवयवों का अंतर कैसे करते हैं? अवयवों का अंतर का मतलब ये है कि जैसे हम ये कहें आपसे कि हमारे पास एक अवयव कोई a है और एक अवयव कोई b है, उसका अंतर करना चाहें तो अवयवों का अंतर a माइनस b होता है। लिख लेते हैं यहां पर अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर, देखिए अवयवों का अंतर, अगर एक अवयव a है एक अवयव b है, उनकी कोटि कैसी है? समान है। कोटि मानी क्रम, समान है। तो अगर ये समान क्रम के दो अवयव हैं तब हम इनका जो अंतर करते हैं, अंतर, तो अंतर को कैसे लिखते हैं? a माइनस बी से लिखते हैं। अंतर a माइनस बी से लिखते हैं कहें या प्रदर्शित करते हैं कहें, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इनका अंतर कैसे लिखते हैं? a माइनस बी से लिखते हैं। और जो a माइनस बी निकाला जाता है उसको निकालने की वही प्रक्रिया है जैसे हम कहें कि a और इसके साथ में जोड़ दो माइनस का b। ठीक है, बस वही काम है। हमने जैसा कि अभी बताया कि किसी भी अवयव का माइनस अवयव कैसे निकालते हैं? प्रत्येक एलिमेंट में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो जब बी अवयव होगा, बी अवयव का माइनस बी अवयव कैसे निकालोगे? माइनस का सम में गुणा करते हैं और जो भी अवयव मिलेगा उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, a प्लस माइनस बी, और ये होता है हमारे दो अवयवों का अंतर। ठीक है, जो योग की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से हम यहां पर क्या करते हैं? उनके संगत अवयवों को घटाते हैं। जैसे एक अवयव कोई a है, एक अवयव कोई b है और एक अवयव जो a है वो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। मान लो यहां पर लिख देते हैं 3 4 5 6, और यहां पर एक b अवयव है उसको हम यहां पर 2 गुणे 2 क्रम का ये भी होना चाहिए, तभी अंतर होगा। जब समान कोटि के होंगे तभी इनका अंतर किया जा सकता है। यहां पर लिख देते हैं मान लो 1 2 3 4। ठीक है, ये भी आपका 2 गुणे 2 क्रम का है। अब अगर इनका दोनों का अंतर निकालना चाहे a माइनस बी तो सिंपल सा काम है भाई, 2 3 4 ये 5 6 और इसमें से घटाना है। कितना घटाना है? 1 2 3 4, इससे घटा देना है। तो संगत अवयवों को घटा लेते हैं, है ना। क्या करोगे? 3 में से 1 को घटाओगे, 4 में से 2 को घटाओगे, 5 में से 3 को घटाओगे, 6 में से 4 को घटाना है। ठीक है, संगत अवयवों को घटाते हैं। 3 में से 1 घटाओ, यहां पर 4 में से 2 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ और बिल्कुल ठीक 6 में से 4 घटाओ, और घटाने के बाद जो भी हमें यहां पर अंतर मिलेगा वो अंतर का अवयव मिल जाएगा। a और b के अंतर का अवयव मिल जाएगा। इसको 2 कहें, इसको भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2।
ठीक है, और इसका भी क्रम वही होता है, अंतर का भी क्रम वही होता है जो ए का और बी का क्रम है ना। दो अवयवों का अंतर का क्रम वही होता है जो ए और बी का क्रम है, वही उसके अंतर का क्रम हो जाता है, संगत अवयवों को घटा देती है। सिंपल सा काम है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है इतनी? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या बच्चों? अगर कभी भी किसी अवयव में एक अदिश राशि से जब गुणा करते हैं, जैसे मान लें कि कोई अवयव है और उसमें हम अदिश राशि से गुणा करें, अवयवों का अदिश गुणन, अदिश गुणन, अवयवों का अदिश गुणन कैसे करते हैं? जैसे कोई अवयव हमारा है ए और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा कोई अवयव ए है और यहां पर अगर किसी अदिश राशि से इसमें गुणा करने हैं, मान लिया अदिश राशि के है, माना अदिश के है ना, अदिश राशि को क्या माना? के है। तो बताओ इस अदिश के से गुणा करें अर्थात के ए का मान निकालें तो कैसे निकालोगी? तो सिंपल सा काम यह है कि के का गुणा यहां पर कर देना है। किसमें करना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें जब के का गुणा करेंगे, कभी भी अदिश गुणा का मतलब कभी अदिश राशि का जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में उसका गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? के का गुणा 1 में करेंगे 1 के हो जाएगा, के का गुणा 2 में करेंगे 2 के हो जाएगा, यहाँ 3 के हो जाएगा, यहाँ 4 के हो जाएगा, 5 के लिखो, 6 के लिखो, 7 के लिखो, 8 के लिखो और 9 के लिख दो। प्रत्येक एलिमेंट में के का गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाता है किसी भी अवयव का अदिश से गुणा, है ना। अदिश से जब गुणा करते हैं तो अदिश का उस प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देते हैं, उस अदिश का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों यहां पर अदिश की कुछ गुणधर्म है, अदिश गुणा के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म क्या है? देखो यहां पर समझने वाली बात ये कि जैसे कभी कोई अदिश राशि ए के है मान लिया और अवयव कोई दो हैं ए प्लस बी, इनका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? के का गुणा ए में करना है मतलब के ए लिखना है, प्लस के का गुणा बी में करना है के बी लिखना है। तो यहां पर अदिश कोई राशि अगर है और उसका यहां पर गुणा करना है तो क्या करते हैं? ये दोनों अवयवों में अलग अलग गुणा। इसी प्रकार जब अंतर होता है तो यहां पर अंतर का निशान लगा लेते हैं। यहां पर अगर गुणा की बात करी जाए, जैसे ऐसा लिखा है के इंटू ए इंटू बी, है ना, के इंटू ए इंटू बी, तो इसको ऐसे कह सकते हो कि यहां पर के का ए के साथ गुणा करो, इंटू में बी लिखो, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि ए इंटू में के इंटू बी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, के का गुणा चाहे तो ए में कर दो फिर बी के साथ गुणा करो, या फिर के का गुणा बी में कर लो फिर ए के साथ में गुणा कर दो, एक ही रिजल्ट है, किसी प्रकार के यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, देखो एक और यहां पर समझो, अगर ऐसा हो कि भाई दो अदिश राशियां एम एन हो तो एम प्लस एन का गुणा कोई अवयव ए में करना है, तब क्या करते हो? तब इसको ऐसे लिखते हो एम ए प्लस एन ए, इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं अदिश गुणन के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब आपने समझा कि भाई किसी दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, कभी दो अवयवों का घटाना होता है तो कैसे करते हैं। अब बच्चों पढ़ना है दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। थोड़ी ये अच्छी और महत्वपूर्ण बात है, दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। आइए देखते हैं दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। तो अब सीखना है बच्चों दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कि एक अवयव ए है एक अवयव बी है, तो उनका अगर हमें गुणनफल करना अर्थात ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है तो कैसे करना है, ध्यान से समझना है। मान लिया हमारे पास दो अवयव हैं, दो अवयवों का गुणनफल यहां पहले लिख ले, है ना, दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि एक अवयव ए है, माना एक अवयव ए है एक अवयव बी है, माना ए व बी दो अवयव हैं, दो अवयव हैं जिनका
गुणनफल कितना होगा, गुणनफल a इंटू बी, गुणनफल कितना होगा a इंटू बी। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों का आपस में गुणा ही नहीं किया जा सकता, कभी ऐसा होगा कि दो अवयव दिए जाएं दोनों का गुणनफल संभव ना हो, कभी ऐसा होगा कि दोनों का गुणनफल किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, पहले तो ये समझो कि दो अवयव दिए जाएं और दो अवयव का गुणनफल ए बी तभी संभव होता है, तभी संभव होता है, तभी संभव होता है, होता है जबकि ए के अवयव ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर, ए के स्तंभों की संख्या बराबर में बी की पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर अगर आ जाए, पंक्तियों की संख्या अगर दोनों को बराबर बराबर ये आती हैं तो वास्तव में इनका गुणनफल करना संभव है, अदरवाइज गुणनफल नहीं किया जा सकता, है ना। अगर ए के स्तंभों की संख्या और बी की पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर आती है तो ए और बी का आपस में गुणनफल अर्थात ए इंटू बी का मान ज्ञात किया जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, ए इंटू बी का मतलब समझ रहे हो, मतलब पहले वाले के स्तंभ, ये ए इंटू बी का मतलब ये ए पहले है बी बाद में है, तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियां समान आ जाएं तो गुणनफल संभव है, अदरवाइज नहीं है। अगर हम ये कहें कि b इंटू ए की बात कहें आपसे, तो b के स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर आ जाए तो b इंटू ए ज्ञात किया जा सकता है ना। b इंटू ए का मान ज्ञात तभी किया जा सकता है जब b में पंक्तियों की संख्या a में स्तंभों की संख्या के बराबर आ जाए। और a इंटू बी का मतलब पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाला जो अवयव है उसकी पंक्तियां बराबर बराबर आनी चाहिए तो गुणनफल संभव है। चलो एक उदाहरण से पूरी बात समझ में आएगी। देखो ध्यान दें, एक उदाहरण मान लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक अवयव ए है जिसके अवयव यहां पर लिख देते हैं, यहां पर अवयव लिख दें 1 -2 3, दूसरा पंक्ति में लिख देते हैं 3 2 -1। ये हमने एक कोई अवयव लिख दिया और इस अवयव का आप देख सकते हो पहली और दूसरी मतलब दो पंक्तियां हैं, 3 यहां पर स्तंभ हैं, तो 2 × 3 क्रम का आपका ये अवयव ए हो गया। यहां पर दूसरा अवयव बी बराबर मान लेते हैं, इसमें लिख दें 2 3 -1 2 4 -5, कुछ भी इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसमें पंक्तियां कितनी हो गई 3, स्तंभ कितने हो गए 2, तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो 3 × 2 क्रम का ये अवयव है। अब आप यहां पर बताओ कि इनका दोनों का गुणनफल क्या संभव है। हाँ बिल्कुल a इंटू बी का मान संभव है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो स्तंभ हैं 3 हैं, a के स्तंभ 3 हैं, b की पंक्तियां भी 3 हैं, तो भैया स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब a इंटू बी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, a इंटू बी का मान ज्ञात क्यों किया जा सकता है? चूंकि a के स्तंभों की संख्या, a के स्तंभों की संख्या बराबर काय के है, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, बी की पंक्तियां। ठीक है, ए के स्तंभ हैं 3 और बी की पंक्तियां हैं 3, तो यहां पर इसको a इंटू बी ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर लिख देते हैं a इंटू बी बराबर, कैसे करना है देखो, a के जो अवयव हैं लिख दे 1 -2 3 और यहां पर 3 2 -1 ये हमने लिख लिए, और इनटू करना है b से। b के अवयव कितने हैं 2 3 a -1 2 और यहां पर है 4 -5। अब इनका देखो गुणनफल कैसे करना है, ध्यान से समझना बच्चों। गुणनफल थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझ लें। यहां पर क्या करते हैं, रो बाई कॉलम हमेशा गुणा करते हैं। इस रो का इस कॉलम में गुणा करना है, पूरी रो का पूरे कॉलम में। ध्यान से कैसे करते हैं देखो, 1 का गुणा पहले 2 से करो, 1 × 2 मतलब 2 लिखना है। 1 का 2 में गुणा, 1 × 2 2 एकम 2 आएगा कि नहीं। जैसे इसका इसमें गुणा करो वैसे ही गुणा करने के बाद तुरंत प्लस का निशान लगाओ, और यहां पर फिर इसका इसमें करना है। पूरे इन अवयवों का यहां पर ऐसे करते हैं, यूं यूं ऐसे करके, है ना। तो इसका इसमें गुणा कर लिया, इसका गुणा इसमें करना है। अब 2 का गुणा -1 में करना है तो माइनस का ही 1 आएगा, 2 × -1 ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो पूरी लिख देते हैं, 1 में पूरा लिखो। पहले 1 का गुणा 2 में, तो यहां 1 × 2 लिखो, फिर प्लस का निशान लगाओ।
2 का गुणा -1 में लिखो 2 गुणे -1, फिर प्लस का निशान लगाओ, 3 का गुणा 4 में लिखो 3 गुणे 4। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इसी पंक्ति का अब हम यहां पर दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 3 में 1 गुणा 3 लिखेंगे, 2 का गुणा प्लस का निशान पहले लगाना है, फिर 2 का गुणा 2 में करना है, फिर प्लस का निशान लगाना है, 3 का गुणा -5 में करना है, 3 गुणे -5। ठीक है, 3 गुणे -5। तो अब आगे वाली प्रोसेस, ये पूरा पहले इसमें करना है, फिर ये वाली का इसमें करना है। हो गया काम खत्म। अब दूसरी पंक्ति की बारी आती है। तो दूसरी पंक्ति को उठाओ, फिर बिल्कुल वैसे ही करना है जो पहले किया है। 3 का गुणा करना है 2 में, 3 दूनी 6, यहां पर 3 गुणा 2 लिखो, 2 प्लस का निशान लगाओ, 2 का गुणा -1 में 2 गुणे -1 लिखो, फिर प्लस का निशान लगाओ, और फिर -1 का गुणा 4 से करना है। ठीक है, पूरी इसका गुणा पूरे इसमें करना है। इसी पंक्ति का आप दूसरे वाले स्तंभ में नंबर आ जाओ भाई, 3 का गुणा 3 में कर दो, 3 गुणा 3 लिख दो, प्लस का निशान लगाओ, 2 का गुणा 2 में लिख दो, 2 गुणे 2, फिर प्लस का निशान लगाओ, -1 का गुणा -5 में करना है। करेक्ट है बच्चों। तो बस हो गया काम, समझो। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो 1 दूनी 2, तो ये हो गया 2, माइनस में 2 और प्लस में 4 तिया 12, 3 चौको 12, कुछ भी लिख दो, है ना। तो यहां पर हम डायरेक्ट थोड़ा कर दें, 12 में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 ही तो बचेगा। तो पूरे इसका हल क्या बचेगा, 12। ये अभी अब हमें 12 मिल रहा है। यहां बताओ 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 हो गया, और ये 7 हो गया। और इधर देखो 5 तिया 15, माइनस का 15, तो क्या बचेगा, माइनस में 8। ठीक है, क्लियर बात है। ये हो गया हमारे पास 7, और ये माइनस का 15, तो -15 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 8। इसके बाद यहां पर आ जाओ, ये वाला अभी अब देखो कितना, 3 दूनी 6, माइनस में 2, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 6, ये प्लस का 6 बच्चों, ये हो जाएगा 0। अब यहां देखो 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 9 ये हो गया, 4 ये हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 ये हो गया। तो हम कह सकते हैं 5 4 9, 9 और 9 18। यहां पर क्या लिखना है, 18 लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने a इंटू बी का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, a इंटू बी का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो क्या b इंटू ए भी ज्ञात किया जा सकता है। b इंटू ए देखो कितना निकलेगा। अब वही काम करना है, b के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो b इंटू ए ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। यहां पर देखो b में जो स्तंभ है वो कितने हैं, 2, ए में पंक्तियां 2 हैं, तो बच्चों यहां पर इनका गुणा किया जा सकता है। b इंटू ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। b को यहां पर पहले लिखेंगे, b के अब 2 3 -1 2, यहां पर 4 -5 लिखें, और यहां पर इंटू ए, और ए के अवयव कितने हैं, 1 माइनस का 2 3 लिखो, और यहां पर है 3 2, और यहां पर कितना है, माइनस का 1। ठीक है भाई, कर लेते हैं गुणा। देखो कैसे करना है, काम वही करना है। पहले 2 का गुणा यहां पर, फिर यहां, मतलब इसका गुणा इसमें, फिर इसी का गुणा यहां पर, फिर इसी का गुणा यहां पर, है ना, यही करना है। पंक्ति पे लिखते जाओ, पंक्ति का गुणा सब में कर दो, इस सभी स्तंभों में। पहले इसका गुणा यहां 2 एकम 2 लिखो, फिर जैसे ही इसका इसमें गुणा करो, प्लस का निशान जरूर लगाओ, 3 3 का 9 लिख दो, काम खत्म। इसी पंक्ति को अभी मत छोड़ना, पंक्ति वही रखो, स्तंभ दूसरा बदल दो। तो यहां पर हो जाएगा माइनस में 4, देखो 2 का गुणा -2 में माइनस का 4 हो गया, और यहां पर 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6 हो गया काम खत्म। इसी पंक्ति का अब तीसरे वाले स्तंभ में गुणा कर दो, तो 2 और 3 का गुणा 2 तिया 6, माइनस का 3 हो जाएगा। देखो 3 का गुणा -1 में माइनस का 3। इसके बाद देखो ये हमारा पूरा का पूरा रो का गुणा हमने सब में कर लिया, है ना। पहली रो का गुणा तीनों कॉलमों में करने के बाद यहां पर हमने ये इतनी क्रिया बढ़ाई आगे। अब वही काम बिल्कुल आगे दूसरी वाली रो के साथ करना है। दूसरी वाली रो का गुणा पहले स्तंभ में करो, फिर दूसरे स्तंभ में करो, फिर तीसरे स्तंभ में करो, तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। -1 का गुणा 1 में माइनस का 1, यहां पर इसका इसमें गुणा प्लस में 2 तिया 6 लिखो। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 दूनी 2 प्लस 2 का 2 में गुणा 4। यहां पर आ जाओ, माइनस में लिख दो 3 और माइनस में लिख दो 2। हो गया काम खत्म। यहां पर अब तीसरी पंक्ति की बारी आ गई। तीसरी पंक्ति के लिए भी यही काम करना है, तीनों स्तंभों में गुणा करना है। 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4,
और यहां पर माइनस का 5 तिया 15, माइनस में क्या होगा 5 तिया 15, माइनस में 4 दूनी 8, यहां पर माइनस में 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 लिख दें और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 लिखें। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। चलिए अगर इतनी बात ठीक है तो अब मेरे ख्याल से ए बी इंटू ए का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां पर देखो 11 मिलेगा, यहां पर मिलेगा 2, यहां पर मिलेगा 3, है ना, 6 में से 3 घटाएगा 3, और ये 6 में से 1 घटाओ 5 मिलेगा, यहां पर 6, 4 2 6 मिल जाएगा, यहां पर माइनस का 5, यहां पर लिखना है माइनस का 11 है, यहां पर माइनस में 18 है, यहां पर लिखना है 12 5 17। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि a इंटू बी का मान ये देखो आया है, b इंटू ए का मान ये आया है। बच्चों यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों ही अलग अलग हैं। तो एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि a इंटू बी का मान कभी भी b इंटू ए के बराबर नहीं होता, है ना। a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, a इंटू बी का मान b इंटू ए के बराबर नहीं होता है, a इंटू बी अलग है और b इंटू ए का मान अलग आएगा। यहां पर यह भी आपको देखने को दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहां पर जो कोटि है 2 गुणे 2, इसका क्रम कितना है 2 गुणे 2, और इसका क्रम जो है वो कितना है 3 गुणे 3, है ना। a इंटू बी का क्रम कितना है 2 गुणे 2, b इंटू ए का क्रम है वो 3 गुणे 3 है। ठीक है, अलग अलग, हमेशा याद रखिए a इंटू बी का मान कभी b इंटू ए के बराबर नहीं आता है। करेक्ट है। तो बच्चों इसी टाइप के बहुत ढेर सारे अभी हम आपको सवाल करवाएंगे, तो याद रखना है ये भैया पहले हमें क्या करना है, पंक्ति को चुनना है, पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों में कर दें। 3 स्तंभ हैं, 3 में गुणा करें, 2 स्तंभ होंगे, तो मतलब पहली पंक्ति का गुणा हमें सभी स्तंभों में करना है। फिर वही काम बिल्कुल दूसरी वाली पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा करके करना है, तीसरी वाली पंक्ति का फिर तीनों सभी स्तंभों में गुणा करके करना है। काम वही, एक ही काम करना है। एक पंक्ति इधर से पकड़ो, सभी स्तंभों में गुणा कर दो, फिर दूसरी पंक्ति पकड़ो, सभी स्तंभों में गुणा करो, तीसरी पंक्ति पकड़ के तीसरे सभी स्तंभों में गुणा कर दो, बस इतना काम करना है। ठीक है, अभी और भी करवाएंगे। अब आगे बच्चों आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं आव्यूहों का परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है परिवर्तन, काय में परिवर्तन करना है, पंक्तियों और स्तंभों में आपस में परिवर्तन करने से परिवर्त आव्यूह मिल जाता है, ऐसे समझो, है ना। जैसे हमने ये माना कि हमारे पास कोई, देखो यहां लिख देते हैं परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स याद से ध्यान से करना है। मान लिया कि हमारे पास कोई आव्यूह ए है और इस ए को 1 2 3 4 कुछ ऐसे लिख लिया हमने, है ना। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। यहां पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और चलो इतना ही लिखेंगे, है ना। ये हमारा कोई एक आव्यूह है जिसका क्रम आप देख रहे हो, 2 इसमें पंक्तियां हैं, 3 इसमें स्तंभ हैं, तो इसका क्रम कितना हो गया 2 गुणे 3। अगर आपसे पूछा जाए कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह बताइए, क्या पूछा जाए, परिवर्त आव्यूह बताइए, तो परिवर्त आव्यूह को हम ए टी या ए डैश करके लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसी भी आव्यूह का परिवर्त को हम कैसे लिखते हैं, अगर ए आव्यूह है तो उसका परिवर्त ए टी लिखेंगे या फिर ए डैश लिखेंगे। अगर बी आव्यूह होता तो उसका परिवर्त को हम बी टी लिखते या बी डैश लिखते, है ना। डैश लगाओ या टी लिखो, एक ही बात है। तो किसी भी आव्यूह का जो परिवर्त होता है वो होता क्या है, हमने जैसा कि बताया कि परिवर्तन करना है, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में एक्सचेंज करना हमें कहलाता है परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना दो, इसको 1 2 3 लिख दो। दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दो, 4 5 6 लिख दो, और ये बच्चों हमारा इसका परिवर्त कहलाता है। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें जैसे जो पंक्ति दी जाए उनको स्तंभों में बदल दें, स्तंभ दिया जाए उसको पंक्तियों में बदल दें, तो जो आव्यूह मिलता है वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका यह है कि उस पर ऊपर टी बना दें या फिर डैश का निशान लगा दें। ठीक है, उसको तो इस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। एक बात और समझनी है
कि परवर्त अवयवों के कुछ गुणधर्म होते हैं। देखो गुणधर्म यहां पर लिख दें, गुणधर्म क्या क्या यहां पर प्रॉपर्टीज हैं उनकी समझनी है भैया। एक अवयव ए है, उसका ट्रांसपोज ए डैश कहलाता है, और फिर ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो याद रखिएगा ए मिल जाता है, मतलब वही अवयव मिल जाता है। किसी भी अवयव का परिवर्त किया जाए और फिर परिवर्त का फिर से परिवर्त कर दिया जाए तो दिया गया अवयव मिलता है। ए डैश का डैश बराबर ए होता है। अगर कोई अवयव ए है उसका परिवर्त ए डैश हो जाएगा, ए डैश का फिर से परिवर्त कर दें तो हमें वही अवयव ए प्राप्त होता है। ठीक है, एक हमारा प्रगुण हो गया। दूसरी कंडीशन और याद ये रखनी है कि भाई अगर ऐसा लिखा हो कि a प्लस बी का होल डैश, मतलब a प्लस बी का परिवर्त, तो a प्लस बी का जो परिवर्त होता है वो a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अलग अलग परिवर्त करके दोनों को जोड़ दें तो वो काय के बराबर होता है, a प्लस बी के परिवर्त के बराबर होता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि भैया अगर ए और बी का दोनों का गुणा हो और उस गुणनफल का ट्रांसपोज किया जाए तो उसके विपरीत मतलब बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये याद रखना है। ए इंटू बी लिखा हो तो यहां क्या लिखना है, बी डैश इंटू ए डैश लिखना है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। इस पर भी आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक चौथी और प्रॉपर्टी है, वो कुछ इस प्रकार से कह सकते हो कि यदि ए के साथ में किसी अचर के का गुणा है और फिर गुणनफल का ट्रांसपोज करना है तो के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ए का ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, ए अवयव होता है उसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, के का साथ में गुणा कर देते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि के इंटू के क्या है, कोई अचर राशि है, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, परवर्त अवयव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इतनी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद सममितीय अवयव क्या होता है, विषम सममितीय अवयव क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव, ठीक है, समझते हैं भाई। सममितीय अवयव क्या होता है, सममितीय अवयव और दूसरी कंडीशन तथा विषम सममिति, दोनों बातें इकट्ठी लिख लें, विषम सममितीय अवयव, सममितीय अवयव। ठीक है, सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव क्या होता है, दोनों बातें अलग अलग ध्यान से समझना है। जैसे हमने मान लिया कि कोई हमारा अवयव ए है और अगर हम ए का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने से हमें बिल्कुल और बिल्कुल वही अवयव प्राप्त हो जाए तो ऐसे अवयव को हम सममितीय अवयव कहते हैं। ध्यान से समझना है क्या बता रहे हैं हम, एक बात ध्यान से समझना है। सममितीय अवयव के लिए ऐसा हो जाए कि यदि ए का हम ट्रांसपोज करें और बराबर हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो अवयव ए सममितीय अवयव कहलाता है। तो अवयव ए सममितीय अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। अगर ऐसा हो जाए कि ए का हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमें वही मिल जाए, वही अवयव मिलता है, तो हम कहते हैं कि अवयव ए जो है वो सममितीय अवयव है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। सममितीय अवयव के बाद अगर हम आपसे ये कहें कि भाई विषम सममितीय अवयव बताओ, तो बच्चों विषम सममितीय अवयव क्या है। यदि ऐसा हो जाए कि हम ए का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिल जाए, माइनस ए मिल जाए, है ना, माइनस ए मिल जाए, मतलब अवयव का माइनस मिलता है, माइनस अवयव मिलता है, ट्रांसपोज करने से माइनस अवयव मिल जाता है, तो हम कहते हैं तो अवयव ए विषम सममितीय अवयव होता है, विषम सममितीय अवयव होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। सममितीय अवयव क्या होता है, जैसे कभी कोई अवयव दिया जाए उसका हम क्या करें, ट्रांसपोज कर रहे हैं,
और ट्रांसपोज करने से वही आव्यूह मिलता है। तो हम कह देते हैं कि भाई आव्यूह दिया गया आव्यूह क्या है, सममितीय आव्यूह है। और यदि ऐसा हो जाए कि हम उसका ट्रांसपोज करने पर हमें माइनस आव्यूह मिल जाए तो ऐसे आव्यूह को हम विषम सममितीय आव्यूह कहते हैं। सिंपल उदाहरण समझते हैं। तो पहले देखो विषम सममितीय आव्यूह का एक उदाहरण यहां समझते हैं। मान लिया कोई आव्यूह ए है, बच्चों विषम हो या सम हो ये तो पता ही है ना कि अगर आव्यूह हमारा वर्ग आव्यूह होता है तो वर्ग आव्यूह को हम एक सममितीय आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं, वर्ग आव्यूह को ही हम एक विषम सममितीय आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। वर्ग आव्यूह हमारा है और उसका हम ट्रांसपोज करें और वही आव्यूह मिलता है तो उसको हम सममितीय आव्यूह कहते हैं। और उसी वर्ग आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज कर दें और माइनस ही मिल जाए तो हम उसको विषम सममितीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक विषम सममितीय आव्यूह का अगर उदाहरण देखें तो उसको ऐसे लिख सकते हो। तो मुख्य विकर्ण पर तो आप चाहे कुछ लिख लो, ध्यान से समझना है, कोई भी उदाहरण आप बना सकते हो मुख्य विकर्ण पर। मान लिया हमने लिख दिया 1 2 3 लिख लिया, ठीक है 1 2 3 लिख लिया। इसके बाद में यहां पर मुख्य विकर्ण के बाद के जो अवयव है ना, तो इधर ऊपर के साइड में और नीचे साइड में जो अवयव है ना वो बिल्कुल एकदम सिमिलर लिख दो। जैसे यहां पर लिख दें -1 या फिर माइनस में ना लिख के प्लस में लिख दें। मान लिया हमने यहां पर 4 5 6 है ना, और यहां भी बिल्कुल वही लिखें 4 5 6 लिख दें। तो बच्चों ये हमने कुछ अवयव लिख लिए, ऊपर जो अवयव लिखे मुख्य विकर्ण के ऊपर जो अवयव लिखे वही अवयव हमने नीचे लिखे, तो ये हमारा वर्गाव्यूह होगा। और ये भी ये निश्चित है कि ये आव्यूह आपका सममितीय आव्यूह हो जाएगा। देखो यहां पर इसका अगर हम ट्रांसपोज करें अर्थात a' निकालें तो क्या करते हैं, जो रो है ना उसको कॉलम में बदलना है। पहली रो पहला कॉलम बदल दो भैया 1 4 5 लिख दो। दूसरी जो रो है दूसरे कॉलम में बदल दो, यहां पर 4 2 6 लिख दो। तीसरी रो है तीसरे कॉलम में बदल दो तो 5 6 3 लिख दो। अब बताओ यहां पर कोई परिवर्तन हुआ क्या? हाँ बदल तो गया है लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। जो ये अवयव लिखे ना बिल्कुल देखो 1 4 5 1 4 5 लिखा ना, 4 2 6 लिखा है, यहां पर 5 6 3 5 6 3 लिखा है। मतलब ज्यों के त्यों हमने पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदला तो, लेकिन बदलने पर कोई अंतर नहीं आया। मतलब ए का ए हमें मिल गया, a' बराबर ए मिल गया। इसका मतलब आपको यहां लिख देना है अतः आव्यूह ए क्या है, सममितीय आव्यूह है, सममितीय आव्यूह है, आपको ये लिख देना है। ठीक है, सममित क्यों हो गया कि भैया बदला और बदलने पर कोई बदलाव हुआ ही नहीं, ज्यों का त्यों ए हमारा मिल गया। अब देखो एक विषम सममिति का उदाहरण देख लें, है ना, विषम सममिति का उदाहरण देखो। विषम सममिति के लिए एक बात याद रखनी है क्या, कि भैया विषम सममिति आव्यूह तभी कहलाता है जब उसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो शून्य होना ही होना है। एक शर्त तो ये पक्की है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मान लिया कोई आपका आव्यूह बी है और इस बी आव्यूह को हमें एक ऐसा आव्यूह यहां बनाना है कि ये विषम सममितीय आव्यूह बन जाए, तो यहां जो मुख्य विकर्ण है उसके तो सभी अवयवों को आपको बिना कहे 0 लिख देना है। इसके बाद मुख्य विकर्ण के ऊपर और मुख्य विकर्ण के जो नीचे के अवयव हम लिख रहे थे ना उनको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे ये हमने लिख दिया 2 3 4, यहां भी लिखना है 2 3 4 लिखना है। बस फर्क क्या करना है, फर्क ये करना है कि ऊपर या नीचे कहीं एक जगह माइनस कर दो। यहां पर देखो माइनस 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 हमने कर लिया, है ना। तो अब यहां पर ट्रांसपोज करने के बाद माइनस भी मिलेगा, ये बिल्कुल एकदम डीड श्योर बात है। देखो ध्यान दें, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें मतलब परिवर्त निकाल दें, तो परिवर्त निकालने से क्या होगा, यहां पर देखो जो पंक्ति पहली दिखाई दे रही है उसको पहला स्तंभ बना दो, 0 -2 -3 कर दो। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, 2 0 -4 लिख दो। तीसरी स्तंभ को तीसरा स्तंभ बना दो तो 3 4 0 लिख दो। तो बच्चों यहां पर हमने ट्रांसपोज तो किया, लेकिन ट्रांसपोज करने से क्या परिवर्तन हुआ, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या कर दें, यहां पर देखो 0 का 0 रहेगा, यहां पर हो जाएगा -2, यहां पर हो जाएगा -3, यहां बताओ ये प्लस का हो जाएगा,
ये 0, ये माइनस का 4, यहाँ पर 3 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपने देखा ये क्या बन गया, b बन गया। तो अब देखो वही अवयव b मिल गया ना, तो हम कह सकते हैं कि जो b डैश है वो क्या मिल गया, माइनस, तो ये लगा है ना माइनस b मिल गया, मतलब b डैश बराबर माइनस b मिल रहा है। इसका मतलब b अवयव आपका क्या है, विषम सममिति है, विषम सममिति अवयव है। ये आप कह सकते हो बिना कहे, बिना हिचकिचाहट के आप कह सकते हो, क्योंकि b डैश बराबर माइनस b मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि b अवयव आपका कैसा अवयव है, विषम सममिति अवयव है। यदि ट्रांसपोज करने पर बिल्कुल सिमिलर वही अवयव मिलता है तो उसको सममिति अवयव कहा जाता है, और अगर ट्रांसपोज करने पर माइनस में वही अवयव मिल जाता है तो उसको हम विषम सममिति अवयव कहते हैं। करेक्ट है बच्चों, शर्त यही है कि अवयव कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। मतलब 2 गुणे 2 क्रम का अथवा 3 गुणे 3 क्रम का अगर अवयव होता है तभी उसका सममिति अथवा विषम सममिति होने का चांसेस होता है। मतलब सममिति या विषम सममिति होने के लिए आवश्यक है कि अवयव को वर्ग अवयव ही होना चाहिए। करेक्ट है बच्चों बात। अच्छा, अब इस पर देखो सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव पर एक थ्योरम है, उसको समझते हैं। 2 थ्योरम है, केवल और केवल 2 थ्योरम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसको याद रखना है क्या कि भैया अगर हमें सममिति अवयव का उदाहरण देना है तो क्या करना है, मुख्य विकल्प पर आप चाहे कुछ लिख दो, चाहे जो भी अवयव आप अपने मन से लिख लो, और मुख्य विकल्प के ऊपर वाले अवयव और मुख्य विकल्प के नीचे वाले अवयव जो है ना, जैसे हमने यहां पर लिखा है 4 5 6, तो आपने यहां नीचे भी वही लिखा है 4 5 6। मुख्य विकल्प पर चाहे कुछ लिख दो, ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव को सेम करके लिख दो तो ट्रांसपोज किया जाएगा, वही अवयव आ जाएगा। ठीक है, विषम सममिति के लिए याद रखिएगा, विषम सममिति अवयव तभी होता है जब मुख्य विकल्प के सभी अवयव शून्य होते हैं और मुख्य विकल्प के ऊपर के अवयव और मुख्य विकल्प के नीचे के अवयव, एक साइड के 2 अवयव तो वही हैं, जो 2 3 4 हैं, 2 3 4 हैं, अवयव तो वही ऊपर नीचे हैं, लेकिन शर्त यह है कि ऊपर वाले अगर माइनस करोगे तो नीचे वाले प्लस में रखना है, प्लस नीचे वाले माइनस में रखोगे तो ऊपर वाले प्लस में रखना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो वही चीज बन जाएगी, है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। विषम सममिति के लिए मुख्य विकल्प के अवयव शून्य होते हैं। यहां पर मुख्य विकल्प के कुछ भी अवयव लिख दिए जाएं और ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव सिमिलर लिख देना है, बस जैसे ट्रांसपोज करोगे वही ए मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी। अब बच्चों यहां पर सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव के लिए एक थ्योरम है, उस पर समझते हैं। पहले 2 थ्योरम है ना। पहली थ्योरम क्या है, अगर बच्चों कोई वास्तविक संख्याओं का कोई अवयव हो, मतलब अवयव उसके क्या हो, वास्तविक संख्याएं, कोई वर्ग अवयव ऐसा हो जिसके अवयव हो वो वास्तविक संख्याएं हो। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं वाले किसी अवयव के लिए अगर हम a और a डैश दोनों का योग कर दें तो ये बराबर क्या मिलता है, सममिति अवयव मिलता है। सममिति अवयव होता है। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम कंठस्थ से याद रखिएगा। यहां पर पूरी बात लिख देते हैं। यदि a वास्तविक संख्याओं, वास्तविक अवयवों का लिख दें, है ना, वास्तविक अवयवों का कोई वर्ग अवयव है, तब उस अवयव और उसके ट्रांसपोज दोनों का योगफल बराबर सममिति अवयव होता है। ठीक है, अगर ए कोई वास्तविक अवयवों वाला कोई अवयव वर्ग अवयव है और उसका ट्रांसपोज किया जाए और उस अवयव ए को दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, सममिति अवयव मिलता है। तथा ए और माइनस ए डैश, मतलब कहा जाए कि अवयव और उसके ट्रांसपोज का अंतर कर दिया जाए तो यहां पर हमें विषम सममिति अवयव मिलता है। विषम सममिति अवयव मिलता है ना, अवयव होता है। याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। कोई अवयव हो, वर्ग अवयव है, कोई वर्ग अवयव है और उस वर्ग अवयव का हम ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज करने के बाद दोनों को जोड़ दें और जोड़ जो मिलेगा, जोड़ से जो हमें अवयव प्राप्त होगा वो हमारा अवयव कैसा होगा, सममिति अवयव होगा। और यदि इन दोनों को घटा दें तो जो घटाने से अवयव प्राप्त होगा वो हमेशा याद रखिएगा विषम सममिति अवयव होता है। ठीक है,
याद रखिएगा बिल्कुल। जैसे अभी अभी देखो उदाहरण हमने एक जो लिया था ना, उस उदाहरण को फिर से एक बार समझो। मान लिया हमारे पास कोई अवयव ए है, इसको हम यहां पर देखो एक उदाहरण से प्रूव करके दिखाएं। मान लिया कोई ए हमारा अवयव है और ए अवयव के यहां पर अवयव यहां लिख देते हैं, जैसे अभी 1 2 3 लिखा है ना, 4 5 6 और यहां पर 4 5 6 इस तरीके से देखो हमने यहां पर कोई अवयव लिख लिया और ये अवयव निश्चित है, निश्चित बिल्कुल के ये आपका सममितीय अवयव होगा। अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो ए डैश बराबर क्या मिलेगा, यही अवयव मिल जाएगा, यही बिल्कुल जस्ट, है ना। अगर कोई अवयव ए आपका है ये और इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो यही हमें फिर देखो मिल जाएगा। तो कोई ये हमारे पास है, ये कितना 1 4 5, दूसरी वाली रो दूसरे स्तंभ पे लिख दो 4 2 6, तीसरी वाली रो तीसरे स्तंभ पे लिख दो 5 6 3 और यहां पर ए ये हो गया, ए डैश ये हो गया। अब दोनों को जोड़ो, जोड़ से जो मिलेगा अवयव वो भी हमारा सममितीय अवयव होगा। मतलब ए प्लस ए डैश निकालो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो यह यहां पर देखो 1 4 5 लिखा है, यहां पर है 4 2 6, यहां पर है 5 6 3, इसी को यहां लिखना है 1 4 5 लिखना है और ये आपका 4 2 6 लिखना है, यहां पर 5 6 3 लिखना है। अब दोनों को यहां जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 4 4 8 5 5 10 और 4 4 8 लिखो, 2 2 4 लिखो, 6 6 12 लिखो, 5 5 10 लिखो, 6 6 12 लिखो, 3 3 6 लिख के यहाँ पर हमें ये अवयव मिल गया है। और ये अवयव अगर हम इसका भी ट्रांसपोज करना चाहें, इसका भी हम ट्रांसपोज करना चाहें तो यही मिलेगा। मतलब बात ये कि जब a प्लस ए डैश जो मिलता है वो भी हमारा क्या होता है, सममितीय अवयव होता है। ये देखो हमें जो मिला है ना ये भी सममितीय है। कैसे सममित है, क्योंकि आप यहां देख पा रहे हो ना, मुख्य विकर्ण को छोड़ दो, बाकी अवयवों को आप देखो जो यहां लिखे हैं वही अवयव यहां लिखे हैं, 8 10 12 है, 8 10 12। इसका मतलब इसका भी हम ट्रांसपोज करें तो यही मिलेगा। इसका मतलब a प्लस ए डैश जो है वो क्या है, सममितीय अवयव है। बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए, यहां पर देखो ट्रांसपोज करके लिख देते हैं, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए डैश ही मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो एक अवयव और उसका ट्रांसपोज का योगफल एक सममितीय अवयव होता है। करेक्ट है, बिल्कुल सिमिलर यही काम यहां करना है कि ये हमारा एक अवयव होगा, है ना, ये अवयव हो गया और इसका हम ट्रांसपोज करके ये मिलेगा। इन दोनों को घटाएं तो 0 0 0 मिल जाएगा, है ना। और कह सकते हैं कि 0 0 0 अर्थात शून्य अवयव जो होता है उस शून्य अवयव को हम विषम सममितीय अवयव कह सकते हैं। शून्य में तो वही माइनस का गुणा करो, कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी अवयव और उसका ट्रांसपोज का योगफल सममितीय अवयव होता है और किसी अवयव और उसके ट्रांसपोज का अंतर होता है वो विषम सममितीय अवयव होता है। करेक्ट है बच्चों। चलिए और थोड़ा आगे बढ़े। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको कहेंगे कि भाई किसी भी वर्ग अवयव कोई दिया जाए, वर्ग अवयव, और उस वर्ग अवयव को एक सममितीय अवयव तथा एक विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम मान लें कि कोई अवयव ए है हमारे पास और इस ए अवयव को हम कैसे लिख सकते हैं, एक सममितीय अवयव और एक विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में इस अवयव ए को लिखा जा सकता है। ए अवयव हमारा एक वर्ग अवयव है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस ए डैश। बच्चों ये क्या है बता सकते हो, a प्लस ए डैश क्या होता है, अभी बताया कि जो a प्लस ए डैश होता है वो सममितीय अवयव होता है। अभी ये भी बताया कि a माइनस ए डैश होता है वो विषम सममितीय अवयव होता है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर देखो ये ए डैश और ये माइनस ए डैश तो कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहां पर 2 से अगर भाग कर दें तो 1/2a 1/2a पूरा a बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। a और a डैश तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, a डैश ये प्लस का है, ये a डैश माइनस का है। अब हाफ a ये बचा, हाफ a ये बचा, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये है आपका सममितीय अवयव। ठीक है, ये सममितीय अवयव। ये क्या है, ये आपका है विषम सममितीय अवयव।
तो किसी भी आव्यूह को कैसे लिखा जा सकता है? एक सममितीय आव्यूह तथा एक विषम सममितीय आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है किसी आव्यूह ए को। ठीक है, एक उदाहरण से समझाएं तो एक यहां पर देखो उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लिया कि कोई आपका एक आव्यूह ए है और ये आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह, है ना। सममितीय अथवा विषम सममितीय आव्यूह के लिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए। मान लिया इसके एलिमेंट हैं 2 -2 माइनस में 4 और ये -1 3 4 और तीसरी रो पर हम लिख देते हैं 1 -2 -3। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग आव्यूह है और इस आव्यूह को हमें एक सममितीय आव्यूह तथा विषम सममितीय आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करके दिखा देना है। देखो कैसे करना है। पहला काम तो भाई ए आव्यूह अगर ये है तो बताओ ए डैश क्या होगा? मतलब उसका यहां पर अगर परिवर्त निकाले, है ना, परिवर्त निकालें तो क्या होता है? ये देखो जो पंक्ति है उस स्तंभ में लिखनी है, पहले स्तंभ पे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ पे लिखेंगे, -1 3 4 लिख दें। तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ पे लिखेंगे 1 -2 -3 लिखेंगे, तो ये ट्रांसपोज हो गया, है ना, ए डैश हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ो तो a प्लस ए डैश बराबर देखो हमें क्या मिलेगा? a प्लस ए डैश, दोनों को यहां पर जोड़ो। a का मतलब तो ये देखो है हमारे पास 2 -2 माइनस में 4, 2 माइनस में 2 2 -2 माइनस में 4 और -1 3 4 और यहां पर 1 -2 माइनस में 3। ठीक है, प्लस ये ए डैश का मतलब ये देखो 2 -1 1 -2 3 माइनस में 2 -2 3 माइनस में 2 और माइनस में 4 और ये इधर 4 और इधर माइनस में 3। अब देखिए दोनों को जोड़ोगे तो संगत अवयव जोड़े जाते हैं। 2 और 2 4 यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस में 3, यहां 4 है, ये माइनस ये प्लस का 1 है तो माइनस में 3 बचेगा। यहां -1 -2 माइनस में 3, संगत अवयवों को जोड़ो 3 3 6 4 में 2 घटाओ तो 2 मिल जाएगा। यहां पर इसको इससे जोड़ोगे माइनस में 3, इसमें -2 में 4 जोड़ोगे तो 2 और -3 में -3 जोड़ोगे तो माइनस का 6। ठीक है, अब देखो बच्चों 1/2 a प्लस ए डैश निकालो तो कितना करना है? 2 से सब में भाग करना है, सभी एलिमेंट 2 से डिवाइड कर दो। 2 से यहां डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, यहां माइनस में 3/2 मिलेगा, यहां पर माइनस में 3/2 मिलेगा, माइनस में 3/2 लिखो, यहां 2 से डिवाइड करो 3 मिलेगा, यहां 2 से डिवाइड करो 1 मिलेगा, यहां 3 है माइनस का, 2 से डिवाइड करो -3/2, 2 से डिवाइड करो 1, यहां माइनस का 3 लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 a प्लस ए डैश मिल गया। अब अगर इसका ट्रांसपोज करो और इसका ट्रांसपोज करके हमें बिल्कुल यही मिलता है तो इसको क्या कहते हैं? हम सममितीय आव्यूह कहेंगे। चलो यहां पर समझते हैं। यहां पर इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो 1/2 a प्लस ए डैश का हम फिर से देखो ट्रांसपोज कर दें तो क्या करना है? ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं? जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलना है। ये पंक्ति लिखी है उसको स्तंभ में बदलें, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलें और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल देते हैं। ठीक है, करो भाई। 2 यहां है, इसके बाद माइनस में 3/2 है, इसके बाद ये माइनस का 3/2 है। ठीक है, जो पहली पंक्ति थी वो पहले स्तंभ में बदल दी, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलो। माइनस में लिख दो यहां 3/2, यहां पर लिख दें 3, यहां पर लिख दें 1, इसके बाद यहां पर माइनस में 3/2, यहां पर 1 और यहां पर माइनस में 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखो ये 1/2 a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ये मिल गया, है ना। तो ये हो गया आपका 1/2 a प्लस ए डैश। देखो जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया तो क्या यहां पर कुछ परिवर्तन दिखाई दिया आपको? देखो ध्यान दें, a प्लस ए डैश का जो हाफ हमने निकाला था वही चीज बिल्कुल ट्रांसपोज करने पर भी वही चीज मिल रही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ये बराबर काहे के है? 1/2 a प्लस ए डैश के बराबर है। अतः आपको यहां लिखना है ये आपका क्या है? सममितीय आव्यूह है, सममितीय आव्यूह। 1/2 a प्लस ए डैश क्या है? सममितीय आव्यूह है। 1/2 a प्लस ए डैश सममिति क्यों है? क्योंकि इसका ट्रांसपोज किया वही मिल गया। ठीक है, अब अंतर देखो करके, a माइनस ए डैश मतलब a से
उसके ट्रांसपोज का अंतर करो। ए कितना है, देखो ए तो हमारा ये लिखा है 2 -2 माइनस में 4, और यहाँ पर है -1 3, और ये इधर है 4, यहाँ पर है 1 माइनस का 2 माइनस में 3, और अब यहाँ पर अंतर कैसे करना है, ए डैश से। ए डैश कितना है, देखो ये लिखा हुआ है 2 -1 2 -1 1, है ना। फिर यहाँ पर लिखना है आपको -2 3, और ये माइनस में 2, है ना। फिर ये लिखना है -4 4 -4 4 और माइनस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ अंतर करके देखो क्या बचेगा, 2 में से 2 घटाओ 0, -2 माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। ये माइनस का है 4, और यहाँ से देखो ये माइनस इधर पहुंचेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो लिखना है माइनस का 5। ये -1 है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घट के 1 मिलेगा, 3 में से 3 घटेगा, ये 0 हो जाएगा, 4 में से ये प्लस का 2 हो जाएगा, 6 लिख दें, 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ ये भी प्लस का हो जाएगा, 1 और 4 5 लिख दें। ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस में 6 लिख दें। और यहाँ भी देखो ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 माइनस का 3 प्लस का 0। अब इसमें 1/2 करो तो 1/2 a माइनस ए डैश का मान कितना होगा, तो अब आप देख सकते हो इसमें 2 का सम्य भाग 0, -1/2 -5/2, 2 का सम्य भाग करो 1/2 0, यहाँ 2 का भाग करोगे 3, यहाँ 2 का भाग करोगे 5/2, यहाँ माइनस में 3, यहाँ पर 0। 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश जो निकल के आया है वो कितना है, ये आपका आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों अगर इसका ट्रांसपोज कर दें और ये माइनस टाइम आ जाए, आएगा बिल्कुल सिमिलर आएगा। देखो कैसे, यहां पर आप देख रहे हो ना, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं, और ऊपर जो एलिमेंट्स लिखे हैं, नीचे जो एलिमेंट्स लिखे हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, चिन्ह विपरीत है। इसका मतलब ये विषम सममितीय अवयव होगा, ये निश्चित बात है। तो इसका ट्रांसपोज करके देखो, 1/2 a माइनस ए डैश का हम फिर से यहां ट्रांसपोज करते हैं। यदि ट्रांसपोज करने पर यही हमें मिलता है, माइनस में यही मिलता है। देखो ध्यान दें, ट्रांसपोज कैसे करना है, ये पंक्ति है, इस सब में बदल दो भाई, 0 -1/2 -5/2। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदलो, 1/2 ये 0, यहाँ 3। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदलो, 5/2 -3 0, ठीक है। माइनस सब में से कॉमन लेके बाहर निकालो तो ये हो जाएगा -0 -1/2 -5/2, यहां पर प्लस में हो जाएगा 1/2, ये 0, यहां पर प्लस में 3, यहां माइनस से जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस में 5/2 लिखो, और यहां पर माइनस का 3 लिखो, यहां 0। अब बताओ बच्चों ये क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है -1/2 a माइनस ए डैश मिल रहा है ना। 1/2 a माइनस ए डैश बराबर, देखो यही है बिल्कुल, ये माइनस का चिन्ह और लग गया, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर यही अवयव मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, विषम सममिति है। इसको क्या लिखोगे, विषम सममिति लिखोगे। अब यहां पर समझो कि भाई एक अवयव कोई a है और उस ये अवयव a है, इस अवयव a को हम एक सममितीय अवयव और एक विषम ये सममितीय अवयव है, ये विषम सममितीय अवयव है, इन दोनों का योग कर दें तो बिल्कुल हमें फिर a मिल जाएगा। करके देख लो भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं। यहां पर देखो ये जो हमारा लिखा ना, ये अवयव, और ये हमारा क्या है, ये आपका एक सममितीय अवयव है, और ये क्या है, विषम सममिति। दोनों को जोड़ के देखो, ये आपको करना है कि अगर हम यहां a + a' का हाफ निकाला तो हमने पहले ही से है, और ये 1/2 a + a' प्लस 1/2 a माइनस ए डैश निकालते हैं तो हमें बराबर में a मिलेगा। अतः आप यहां पर लिखोगे कि ये आपका क्या है, सममितीय अवयव, ये क्या है, विषम सममितीय अवयव को सममितीय अवयव और विषम सममितीय अवयव का योग बराबर क्या होता है, एक अवयव होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी थ्योरम है। इसी पर प्रश्न भी आता है, काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किसी अवयव a को एक सममितीय अवयव तथा उसके विषम सममितीय अवयव के योग के रूप में व्यक्त करिए। तो आपको यही सब कुछ करना है, पहले दिया गया अवयव, फिर उसका ट्रांसपोज करो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर उसका हाफ करके
फिर इस हाफ का जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करोगे तो यही बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब ये आपका सममितीय है। अंतर करके हाफ करोगे और फिर इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस में आएगा। इसका मतलब ये विषम सममितीय है। तो भैया आप सममितीय विषम सममितीय दोनों को जोड़ोगे तो वही आव्यूह ए मिल जाएगा। इसका मतलब एक किसी आव्यूह को सममितीय और विषम सममितीय के योग के रूप में लिखा जा सकता है। करेक्ट है। बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और बातें समझी जाएं। अब समझना है आव्यूहों पर पंक्ति रूपांतरण। आव्यूहों पर पंक्ति रूपांतरण से क्या मतलब है बच्चों? रूपांतरण का मतलब समझते हो ना, अदला बदली, है ना। पंक्तियों की अदला बदली कैसे करनी है पहले ध्यान से समझो। हम ये मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक पंक्ति R1 मतलब पहली पंक्ति है और एक दूसरी पंक्ति, इसको R2 कहेंगे। अगर इनको आपस में हमें एक्सचेंज करना है, R1 और R2 को आपस में हमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखो, बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक पंक्ति में दूसरे पंक्ति का रूपांतरण, है ना। एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति, एक पंक्ति से लिखो यहां पर, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का रूपांतरण। रूपांतरण कैसे करते हैं? यहां पर ऐसे कह सकते हो कि जैसे हम R1 एक पहली वाली रो है जिसको R1 कहें, और उस R1 के जगह पर हमें क्या करना है, R2 पर लिखना है, R2 को R1 पर आपस में एक्सचेंज करना है, अदला बदली करनी है। तो क्या करते हैं, R1 और R2 को आपस में अदल बदल के लिख देते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक हमारा आव्यूह कोई है इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर चलो 1 लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे इस आव्यूह के अवयव हैं, और यहाँ पर जो हमारी पंक्ति नंबर 1 है, इसको यहाँ पर ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है, और इसको कहते हैं पंक्ति नंबर 3। अगर पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2 आपस में एक्सचेंज कर दी जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो लिखना है, R1 और R2 का अगर एक्सचेंज करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो R1 की जो पहली वाली जो पंक्ति है उसको हम दूसरे जगह पर शिफ्ट करें और दूसरी वाली पंक्ति को हम पहले जगह पर शिफ्ट करें। उसके अवयवों को शिफ्ट इस प्रकार कर दें, 5 6 7 तो ऊपर पहुंचा दें। देखो 5 6 7 ऊपर वाली पंक्ति पर हो गए, और जो नीचे ये पहली पंक्ति के अवयव यहाँ पर नीचे वाली में लिख दें, 2 3 4 को नीचे लिख दें। R3 पर अगर कोई चेंज नहीं किया गया है तो ये हमें फिर ज्यों का त्यों रखना है। तो अगर R2 को R1 और R1 को R2 पर एक्सचेंज करना है तो इस प्रकार आप करोगे। ठीक है, क्यों करना है अभी ये बात आगे बताएंगे। ठीक है, तो एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में अगर हमें रूपांतरण करना है, अदला बदली करना है, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, दूसरी बात समझो, अगर कभी ऐसा हो कि एक पंक्ति में जैसे मान लिया R1 है, इस R1 में किसी अचर राशि का गुणा करना हो, जैसे हम ये कहें कि ये हमारा R1 जो है उसमें K से गुणा करके R1 के साथ में K का गुणा कर दें, है ना। R1 पर लिखना है और R1 में K का हमें गुणा करना है। तो अब हमें यहां पर इसी अवयव की बात कर लेते हैं। K का गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में K का गुणा करेंगे तो 2K हो जाएगा, यहां पर 3K हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 4K लिख देते हैं। बाकी सब में ज्यों का त्यों लिखना है, 5 6 7 और ये 8 9 और ये 1, ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, तो कभी हमें किसी पंक्ति में किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, प्रत्येक उस पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट में हम गुणा कर देते हैं। मान लो R2 में करना होता गुणा K का, तो यहां पर 5K हो जाता है, 6K हो जाए, यहाँ 7K हो जाता। बाकी इस पर और पहली और तीसरी पंक्ति हमारी ज्यों की त्यों बनी रहती। जिस पंक्ति में हमें गुणा करना हो केवल उसी के अवयवों से गुणा करते हैं। ठीक है, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी, तीसरा हम यूज ऐसे भी देखो इस प्रकार, यहां देखो तीसरा रूपांतरण समझो। तीसरा रूपांतरण ऐसे समझो कि अगर हम ऐसा समझें कि भाई R1 को रिप्लेस करना चाह रहे, इस प्रकार कि R1 के साथ में R2 को जोड़ना चाह रहे, या फिर ऐसे समझो कि R2 में R1 के साथ जोड़ के कुछ राशि अचर का गुणा करके जोड़ना चाह रहे, जैसे 2R1 ऐसे लिख दें।
R2 और 2R1, मतलब जो पहली वाली रो है उसमें 2 से गुणा करो और फिर R2 के साथ में उसको जोड़ के लिखो। तो कैसे लिखोगे, इसी उदाहरण के लिए देखो, इसी अवयव की बात चल रही है, इसी में सब कुछ करके दिखा देते हैं। देखो ये हमारा R1 है और इस R1 में इस R2 को जोड़ना है और इसमें 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करते जाओ, इसको जोड़ते जाओ, 2 से गुणा करते जाओ, इसको जोड़ते जाओ, इसमें 2 का गुणा करो, इसको जोड़ो। तो 2 का जैसे ही गुणा इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 5 9, यहां पर क्या लिखोगे 9। इसमें 2 से गुणा करोगे 2 3 6, 6 में 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। यहां पर 2 से गुणा करोगे 2 चौको 8, 8 7 15 हो जाएगा। बाकी देखो R2 को ज्यों कहते हो, R3 को ज्यों कहते हो, 5 6 7 ये ज्यों कहते हो और 8 9 और 1 ये भी ज्यों कहते हो। तो इस तरीके से देखो ये ए अवयव हमारा बदल जाएगा अगर ये ऑपरेशन होता है कि R1 को हमें बदल के लिखना है इस प्रकार से कि R2 और 2R1 का मतलब R1 में 2 से गुणा करके R2 के साथ जोड़ के हमें R1 पर लिख देना है। ठीक है, R1 को हमें रिप्लेस करना है, ऐसे समझो, R1 को बदल के लिखना है, R2 R3 हमें ज्यों का त्यों रखना है। तो कभी हमें इनकी जरूरत पड़े अगर रूपांतरणों की, तो इस प्रकार से हम रूपांतरण करते हैं। बिल्कुल सिमिलर पंक्ति रूपांतरण अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से स्तंभ रूपांतरण भी समझ में आ जाएगा। स्तंभों का भी इसी प्रकार अदला बदली कर लेते हैं, पहला स्तंभ दूसरी जगह, दूसरे को पहली जगह लिख सकते हो। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो किसी अचर में गुणा करके यहाँ पर है ना जोड़ घटा सकते हो। किसी अचर का गुणा यहाँ पर अगर C1 में करना है, ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है ना। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में मान लो K से गुणा करना है तो सभी एलिमेंट में K से गुणा कर सकते हो, या दूसरे वाले में करना है तो सभी दूसरे एलिमेंट्स में 2 का गुणा कर दो, K का गुणा कर दो, जो भी अचर राशि है उसका गुणा कर सकते हो। और इसी प्रकार यहाँ जोड़ने के लिए भी पहला कॉलम दूसरा कॉलम आपस में जोड़ के या किसी अचर राशि का गुणा करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, है ना, ये सारी बातें। तो इसी प्रकार बिल्कुल जैसे पंक्ति रूपांतरण किया है वैसे ही स्तंभ का भी रूपांतरण आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो बहुत ही खास और अहम बात आती है हमारी, किसी भी अवयव का हम इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि इनवर्स करने के लिए अभी एक और आगे प्रोसेस आएगी। यहां पर प्रारंभिक रूपांतरण विधि से अगर हम ये कहें कि अवयव का हम इनवर्स ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे। प्रारंभिक संक्रिया विधि से अवयव का इनवर्स ज्ञात करना कैसे करेंगे। देखो पहले तो आप ये समझो कि एक अवयव हमारा A है, एक अवयव हमारा B है। अवयव A और B का अगर गुणा करें, अवयव A है, एक अवयव B है, दोनों अवयव आपके वर्ग अवयव होने चाहिए। अवयव A और अवयव B इनका गुणनफल करें और B का A में गुणनफल करें, A का B में गुणा, B का A में गुणा, और यदि ये दोनों ही स्थिति में हमारा तत्समक अवयव आता है, तत्समक अवयव मानी आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, बाकी सभी शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। ये तो आपको हमने पहले भी बताया है ना। तो A इंटू बी बराबर B इंटू A बराबर यदि I आता है तो हम यहां पर ऐसा कह देते हैं कि जो A है वो B का इनवर्स है। A बराबर क्या है, B इनवर्स, तथा B बराबर क्या है, A इनवर्स। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर A और B का गुणनफल, B और A के गुणनफल दोनों का गुणनफल I आता है, तत्समक आता है, तो A B का व्युत्क्रम होता है, या कहें B A का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, A B का व्युत्क्रम होता है, B A का व्युत्क्रम तभी कहलाएगा जब A इंटू B बराबर B इंटू A बराबर I आता है तब। क्लियर है बच्चों। तो अब यहां पर इनवर्स की बात करें, इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, प्रारंभिक संक्रिया विधि से हम इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक प्रश्न ले लेते हैं बड़े आराम से। ये जो अभी हमने संक्रियाएं करी है ना, इनके ही आधार पर हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर बड़े आराम से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक बढ़िया सा सुंदर सा एग्जाम्पल, जिसकी मदद से हम पूरी अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। ये एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास कोई A अवयव यहां पर लिख लेते हैं, मान लिया A अवयव बराबर, अच्छा ये रहा बच्चों एक आपका अवयव, और इस अवयव का हमें क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। बच्चों खास बात यह है कि किसी भी अवयव का अगर इनवर्स ज्ञात करना है
तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका इनवर्स कभी ज्ञात किया नहीं जा सकता है। यह तो वो 3x3 क्रम का हो या 4x4 क्रम का हो, अदरवाइज अगर ज्यादा कोटि का है तो वो हमारे पाठ्यक्रम से हमारे मतलब का नहीं है। हमें केवल 2x2 क्रम का अथवा 3x3 क्रम का आव्यूह दिया जाएगा और उसका हमसे ए इनवर्स अर्थात इनवर्स उसका हमें ज्ञात करवाया जाएगा। यदि वो कहता है प्रारंभिक संक्रिया विधि से करिए तो हमें फिर प्रारंभिक संक्रिया विधि से ही करना है। एक और आगे अभी आपको विधि बताई जाएगी, उससे अगर ये कहता है कि केवल ए इनवर्स ज्ञात करिए तो चाहे तो फिर आगे वाली विधि से, जिसमें अभी आपको एडजॉइंट वगैरह निकालने को मिलेगी, आगे बताएंगे। यहां पर फिलहाल हमसे कहता है प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करिए। प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स बताइए, मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करिए, है ना। ए दिया जाए और ए का व्युत्क्रम इनवर्स, व्युत्क्रम आव्यूह को क्या कहते हैं, इनवर्स आव्यूह कहते हैं। ए इनवर्स इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर कुछ स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करना है। जो भी स्टेप है ना वो बिल्कुल कन्फर्म है, हर प्रश्न के लिए वही इतने स्टेप आपको करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है जिसको ये कहेंगे ए बराबर आई ए। बिल्कुल सीधी सीधी बात है बच्चों। आई का मतलब आइडेंटिटी होता है, तत्समक आव्यूह होता है। तो जब कभी आव्यूह ए में किसी तत्समक से गुणा करते हैं तो वही हमारा आव्यूह मिलता है। बिल्कुल यूनिवर्सल बात है। हम जानते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हो, हम जानते हैं, मतलब ये बात कुछ ऐसी नहीं है कि कुछ नई सी हो, ये बात हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए होता है। अब देखिए ए क्या है, ए हमारे पास जो दिया गया आव्यूह है उसको लिख लेते हैं, ये ए हो गया। बराबर आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह 3x3 क्रम का लिखना है, 0 1 0 0 0 1, इसको ऐसे लिखोगे। मुख्य विकर्ण पर एक एक अवयव लिखना है, बाकी सभी अवयवों को शून्य लिखना है। ये आपका 3x3 क्रम का तत्समक आव्यूह है, ठीक है। यहां पर ए आव्यूह जो दिया गया है उसको लिखेंगे 0 1 2, और ये आपके पास है 1 2 3, और ये है 3 1 1, और यहां पर ये ए हमारा ज्यों का त्यों है। थोड़ा ध्यान से फिर से समझ लें। पहला स्टेप में हमें क्या करना है, ए बराबर आई ए लिखना है। ए हमारा दिया गया आव्यूह होता है, आई हमें तत्समक आव्यूह लिखना है, ए हमारा ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप की, एक स्टेप क्लियर हो गया, दूसरे स्टेप की ओर बढ़े तो बच्चों बता दें कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। दूसरे स्टेप में आपको आगे बढ़ते हुए ये ख्याल रखना होगा कि ये हमारा जो ए आव्यूह है, दिया गया आव्यूह है, वो आइडेंटिटी हो जाए। क्या बन जाए, तत्समक बन जाए। इसको हमें तत्समक बनाना है। तत्समक का मतलब समझते हो, इस कंडीशन, इस दशा में बनाना है। अब जब इस दशा में बनाना होगा तो निश्चित रूप से जो ट्रांसफॉर्मेशन की अभी हमने आपको प्रोसेस बताई है ना, रूपांतरण की जो प्रोसेस बताई है, उनमें से किसी न किसी प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा। भाई यहां पर हमें क्या करना है, 1 ले आना है ना, यहां 1 ले आना है, यहां 1 ले आना है, यहां 1 ले आना है, बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 करना है। इसमें जो यहां लिखा है वो यहां रखना है, ऐसे समझोगा। तो करते हैं भाई, कैसे करना है। यहां पर जहां 0 लिखा है उसको 1 पहले लिखो। कैसे 1 लिख सकते हो, जो R2 है ना, ये R2 है, इसको एक्सचेंज करके ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो। अगर ऐसा यहां करोगे तो यहां भी वैसे ही करना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब R2 को R1 पर, R1 को R2 पर एक्सचेंज कर सकते हो। यहां पर हमने जैसा कि बताया था कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ये स्टेप बदल लेते हैं आपस में, पंक्तियों को या स्तंभों को। फिलहाल हम जो प्रोसेस बता रहे हैं वो कौन से रूपांतरण है, पंक्ति रूपांतरण इसको कहेंगे। हम पंक्ति बदल रहे हैं बच्चों। याद रखना है ये कि अगर किसी प्रश्न में हम पंक्ति का रूपांतरण कर रहे हैं तो पूरे प्रश्न में लास्ट तक पंक्ति का ही रूपांतरण करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर पंक्ति का रूपांतरण करने लग जाओ, कहीं पर स्तंभ का रूपांतरण करने लग जाओ। दोनों में से किसी का भी रूपांतरण आप कर सकते हो। पंक्ति रूपांतरण से ये प्रश्न हल हो सकता है अथवा स्तंभ रूपांतरण से ये प्रश्न हल हो सकता है, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पंक्ति रूपांतरण से करो या फिर स्तंभ रूपांतरण से करो। हम फिलहाल यहां पर पंक्ति रूपांतरण से करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ध्यान से समझो। क्या करते हैं, यहां पर हमने जैसा कि बताया कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी के लिए यहां जहां 0 है वहां पर 1 ले आना है। तो इस वाली रो को R2 को R1 पर लिख दें, R1 को R2 पर एक्सचेंज करके यहां लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3
1 2 3 कहां पर, R1 पर पहुंच गया। R2 को नीचे कर दो, 0 1 2, और R3 को तो बदला ही नहीं है, तो ये हमें ज्यों का त्यों रखना है। अब ऐसा नहीं है बच्चों, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी। दोनों पक्षों में समान संक्रिया करनी है। इधर अगर हमने रो को बदला है R1 को R2 पर, R2 को R1 पर बदला है, तो इधर भी हमें यही काम करना है। ये 0 1 0 0 1 0 ऊपर ले जाओ और दूसरी रो पर 1 0 0 लिख दो। R3 कोई बदलाव किया नहीं है, 0 0 1 ज्यों का त्यों रहेगा इंटू ए। करेक्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पर आ जाओ बच्चों। जैसा कि हमने बताया कि इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, तो यहां चाहिए हमें 1 मिल गया, यहां चाहिए 0 मिल गया, अब यहां भी 0 चाहिए। यहां 1 यहां 0 यहां 0, फिर यहां भी 0 यहां 1 यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 1, मतलब मुख्य विकर्ण के 1 1 1 अवयव चाहिए, बाकी सब अवयव शून्य चाहिए। हमारा ये काम है। तो बच्चों यहां पर अगर हमें 3 की जगह पर 0 ले आना है तो क्या करेंगे, आप बता सकते हो क्या करोगे। यहां ये R3 है, ये R1 है, हम यहां पर R3 को बदलेंगे, R3 को बदलेंगे, यहां पर इसी को तो बदलना है, R3 को बदलेंगे और इस प्रकार बदलें कि R3 में से 3R1 इस प्रकार से ऑपरेशन कर दें कि R1 जो लिखा है उसमें 3 का गुणा करें, R3 जो लिखा है उस R3 में से R1 का 3 गुना घटाएं। घटाओ भाई, कैसे करना है देखो। R1 पर तो कोई ऑपरेशन है नहीं, 1 2 3 ज्यों का त्यों रहेगा। R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 1 2 ज्यों का त्यों रहेगा। केवल R3 पर तो कर रहे हैं, R3 को बदल रहे हैं। कैसे बदलना है, ये 3 है और इसमें 3 का गुणा करके घटाओ, 3 में से 3 घटेगा 0, ये कितना है 1 है। इसमें 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटाओ, माइनस का 5 बचेगा। ध्यान से समझना है क्या किया है, एक बार फिर से बता दें। ये 1 है, इसमें R3 का मान कितना है 1, फिर माइनस, फिर 3 इंटू R1 कितना है 2 है, 2 3 6, 1 में से 6 घटाओ, माइनस का 5। ठीक है, अगले स्टेप में यहां क्या करोगे, वही काम यहां करना है। ये देखो R1 है 1, माइनस 3 इंटू R1 का मान 3 है, 3 3 का 9, 9 में से 1 घटाओ, माइनस का 8। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास देखो हमने संक्रिया जो की है इसको थोड़ा ध्यान से करना है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब भैया यहां किया है तो करना तो फिर इधर भी पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ करोगे एक तरफ करोगे नहीं, है ना। दोनों साइडों में समान संक्रिया करनी है। R1 पर हमने कुछ नहीं किया है तो 0 1 0 ज्यों का त्यों रहेगा। R2 पर कुछ नहीं किया है, 1 0 0 ज्यों का त्यों रहेगा। R3 पर हमने इस प्रकार से किया है कि 0 में इसमें 3 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा। इसमें 0 में से घटाना है, इसमें 3 का गुणा करो 3 हो जाएगा, 0 में से 3 घटाओ, माइनस का 3 मिलेगा। 1 में से यहां 3 का गुणा करो 0 रहेगा, तो 1 में से 0 घटाओ 1 मिलेगा। और ये ए अपना ज्यों का त्यों। इधर हमें क्या मिल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सहूलियत से कहीं गलती ना हो घटाने में, बस इसके तरफ ध्यान रखो कि यहां पर हमें मुख्य विकर्ण पर 1 1 चाहिए, बाकी सभी अवयवों को शून्य बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 अवयव शून्य बना लिए। अब आते हैं यहां पर, यहां क्या चाहिए हमें, देखो यहां पर हमें क्या करना है, या फिर यहां पर आ जाओ, इसको 0 बना दें या फिर इसको 0 बना दें। हमें इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है ना, यही तो काम करना है। तो बच्चों क्या करते हैं, यहां पर देखो ये लिखा है 1, है ना, ये 1 लिखा है, इसमें अगर 2 का गुणा करें और 2 का गुणा करके यहां ऊपर में R1 में से घटा दें तो निश्चित रूप से ये 0 हो जाएगा। हम यहां पर कर देते हैं, देखो R1 को बदलें, R1 के साथ में R1 में से घटाएं 2R2, 2 का इसमें गुणा कर दें, 2 का यहां गुणा करें और R1 में से 2 का गुणा करके घटा दें। तो इस तरीके से देखो यहां पर हमें मिल जाएगा। चलो यहां लिख देते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा, यहां पर R1 को हम बदल के लिख रहे हैं, देखो ये हमारा 1 रहेगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि ये 0 है। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब ये 2 है और इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 मिलेगा। इसी प्रकार यहां देखो, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 में से 4 घटाओ, माइनस का 1 मिलेगा। इसी को कहते हैं, बस इसी को ध्यान से समझना है, बाकी तो सब ठीक है। ये इसको बदलना नहीं है, इसको बदलना नहीं है, ज्यों का त्यों 0 1 2, यहां भी नहीं बदलना है, 0 माइनस में 5
और इधर माइनस में 8 बराबर, इधर आ जाओ, इधर भी वही करना है। R1 ये है, R2 ये है, तो अब यहां से क्या करना है, देखो ये हमारे पास 0, इसमें 2 का गुणा करो तो 2 बन जाएगा, 0 में से 2 घटाओ तो क्या करना है, माइनस का 2 लिखना है, ये 1 लिखना है, यहां पर 0 लिखना है। इसके बाद में ये तो हमारा R2 और R3 यूं का त्यों लिखना है, तो 1 0 0 और यहां पर 0 माइनस में 3 और इधर में 1 और इधर हो गया हमारा A। क्लियर है इतनी बात बच्चों। इसके बाद देखो हमने जैसा कि बताया कि हमें यहां से मतलब केवल ये है कि ये सब एलिमेंट 0 यहां पर 1 1 1 चाहिए। इधर क्या हो रहा है, जो भी आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों यहां से 5 हटाओ, 5 की जगह हमें 0 बनाना है। क्या कर दें, यहां पर 5 की जगह 0 बनाना है, तो इस वाले में 5 का गुणा करो और इसमें 5 का गुणा करके इसमें जोड़ दो। मतलब यहां पर R3 को बदलो, R3 के साथ में 5 R2, 5 का यहां गुणा करो R2 में और इसके साथ में जोड़ो। तो इस तरीके से यहां पर देखो हमें मिल जाएगा। R1 तो हमने कुछ किया नहीं, 1 0 माइनस 1 ज्यों का त्यों है। R2 कुछ किया नहीं है, 0 1 2 ज्यों का त्यों है। R3 को बदला है। R3 को कैसे बदला है, इसमें 5 का गुणा किया है ना, इसको इससे जोड़ के 0 मिलेगा। यहां पर 5 का गुणा करो, 5 5 में से 5 जोड़ो, माइनस का 5 प्लस का 5 0 हो जाएगा। इसमें 5 का गुणा करो 10 हो जाएगा और 10 में 8 माइनस का जोड़ोगे तो हमें 2 मिलेगा। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है, यहां से किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब देखो यहां भी वही काम करना है। R1 को ज्यों का त्यों -2 1 0, R2 को ज्यों का त्यों 1 0 0, R3 को बदलना है। कैसे बदलना है, देखो R3 5 R2 मतलब इसमें 5 का गुणा करो तो 5 एकम 5 और 5 में 0 जोड़ो 5 मिलेगा। 5 का इसमें गुणा करो 0 मिलेगा, यहां इससे जोड़ो तो माइनस का 3 होगा। 5 का इसमें गुणा करो 0 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ो 1 मिलेगा और इनटू में A हमारा जैसा चल रहा है चलने। ठीक है, देखिए अगले स्टेप में क्या करना है, यहां बनाना है 1 और यहां 0 और यहां 0, मुख्य विकर्ण के अब हमें 1 1 1 बनाना है ना। तो यहां पर 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरे R3 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहां ऐसे लिख दें, R3 को इस प्रकार लिखें कि R3 में हम 2 से डिवाइड करके लिख देते हैं। देखो R1 को कुछ करना नहीं है, 1 0 माइनस 1 ज्यों का त्यों रहेगा। R2 को कुछ करना नहीं है, 0 1 2 ज्यों का त्यों रहेगा। R3 में 2 से भाग करना है, 2 से भाग करो 0 रहेगा, 2 से भाग करो 0 रहेगा, 2 से भाग करोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां भी 2 से भाग करो। यहां R1 पर कुछ भी नहीं करना है, ये आपका 1 और R2 पर भी कुछ नहीं करना है, 1 0 0। R3 में करना है 2 से भाग, तो 5/2 माइनस का 3/2 1/2। तो इस तरीके से यहां पर देखो हमने 2 से भाग कर लिया। ठीक है, अब 2 से भाग करने के बाद की बात ये कि भैया यहां 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए, तो यहां 0 करने के लिए क्या करोगे, ऊपर में ये हमारा जो लिखा है ना, इसमें अगर 2 से गुणा करो और इसके साथ में जोड़ दो, है ना, तो अभी बात बनेगी। लेकिन एक काम करो, इधर से चलो, यहां पर 2 से गुणा करके इसमें घटाओ, यहां पर R2 को बदलो और R2 में से 2 R3, मतलब इसमें R3 में 2 से गुणा करो और R2 के साथ में ये R2 में से 2 R3 घटाओ। तो यहां पर देखो क्या करना है, R1 पर कुछ नहीं करना है, 0 1 माइनस 1 ज्यों का त्यों रहेगा, इसको तो बदलना नहीं है। ठीक है, नहीं बदलेंगे भाई। इसके बाद में यहां पर देखो इसको बदलना है, ये हमारे पास R2 है और ये R3 है, तो इसमें 2 से गुणा करोगे तो 0 रहेगा और ये 0 में से 0 घटाओगे तो 0 मिलेगा। ये हमारे पास R2 और ये 1 है, 1 में इसमें 2 से गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 में से 0 घटाओ 1 रहेगा। यहाँ 2 है, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों, इसमें कुछ किया नहीं है, 0 0 1 ज्यों का त्यों रहेगा बराबर। अब यहां भी वही काम करना है, R1 को कुछ नहीं किया है, -2 1 0 ज्यों का त्यों रहेगा। R2 को बदलना है, कैसे बदलना है, इसमें R2 है 1 1 में क्या करना है, इस R3 में गुणा करना है 2 से। तो देखो 1 माइनस का 5/2 है, 2 से कर दो गुणा, 2 से गुणा करके यहां कैंसिल करोगे तो 1 में से 5 घटाओगे, क्या मिलेगा, ये 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 4 मिलेगा। बात आई समझ में, एक बार फिर से समझो क्या किया हमने। ये हमारा R2 है,
R2 कितना है 1 है, R2 कितना है 1 है, और इसमें से 2R3 R3 कितना है 5/2 है, तो यहां से देखो 1 में से 5 घटाओगे माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है। ये 0 है, देखो 0 में से घटाओगे कितना 2 का गुणा करो -3/2 में, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहां भी वही काम करना है, 0 में से घटाओ कितना, यहां 2 से गुणा करके घटाओ, तो 2 से गुणा करना है 1/2 में, इसलिए यहां पर -1 मिलेगा। इतनी बात बच्चों सही है। अब R3 पर कुछ किया नहीं है, इसलिए R3 को हमें ज्यों का त्यों रख देना है, 5/2 -3/2 और 1/2, इसको ज्यों का त्यों रखना है × A। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद बच्चों थोड़ी सी कसर है कि यहां पर I बन जाए, इसके लिए क्या करना है, इसको 0 करना है। कर सकते हो, ये R1 है, ये R3 है, दोनों को जोड़ो, एक में -1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं R1 को बदल के लिखो R1 + R3 करके, ठीक है। तो भाई इसको जोड़ो 1 मिलेगा, इसको जोड़ो 0 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ के 0 मिल जाएगा। बाकी R2 ज्यों का त्यों, R3 0 0 1, ये भी ज्यों का त्यों, ठीक है। यहां भी वही काम करना है, ये दोनों को जोड़ो, माइनस में 2 जोड़ के लिखो 5/2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4, 5 प्लस का 1/2। यहां पर है 1 और जोड़ो कितना 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2। यहां है 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा। बाकी ये ज्यों का त्यों लिखना है, -4 3 -1, इधर लिखोगे 5/2 -3/2 और 1/2, ये हमारे पास ए ज्यों का त्यों, करेक्ट है। अब सिंपल ये बन गया I, तो अगर ये I बन गया इसका मतलब यही समझो A इनवर्स है, क्योंकि हमें पता है कि जो I होता है वो काय के बराबर होता है, A × A इनवर्स के बराबर होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो A बराबर है वो क्या है, IA है। ये A जो है इधर ले आओगे तो A इनवर्स हो जाएगा ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, A × A इनवर्स। तो ये हमारे पास देखो A है और ये हमारे पास A इनवर्स हो जाएगा, इधर ये I है, I बराबर A इनवर्स × A है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा A इनवर्स है वो हमें कितना मिल रहा है, A इनवर्स बराबर 1/2 -1/2 फिर 1/2, इधर दूसरी रो पर है माइनस में 4 3 -1, इधर है 5/2, फिर माइनस में 3/2 और लास्ट में 1/2। तो बच्चों ये हमें सब कुछ करना है प्रारंभिक संक्रिया विधि से A इनवर्स ज्ञात करने के लिए, जिसमें हमने क्या किया है, पंक्ति रूपांतरण किया है। पंक्ति को अदल बदल करके हमने A इनवर्स ज्ञात किया है। प्रोसेस आपको बस एक दिमाग में रखनी है, स्टार्ट करना है कहां से, A बराबर IA से, और ये जो A है ना, ये A, इसको हम इस प्रकार से पंक्तियों में रूपांतरण करें, पंक्तियों से रूपांतरण करें अथवा स्तंभों से रूपांतरण, ये आपके ऊपर है। बाय द वे प्रश्न में अगर कहता है कि पंक्ति रूपांतरण से लगाओ तो प्रश्न को पंक्ति रूपांतरण विधि से ही लगाना पड़ेगा। अगर कहता है स्तंभ रूपांतरण विधि से लगाओ तो फिर स्तंभ का रूपांतरण करके ही इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। और यदि ये कहता है कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से इनवर्स ज्ञात करो तो बच्चों किसी भी विधि से कर सकते हो, पंक्ति रूपांतरण विधि से अथवा स्तंभ रूपांतरण विधि से, जो भी विधि आप अच्छी से लगा सकते हो उससे। वैसे मोस्ट बात यह है कि पंक्ति रूपांतरण विधि से ज्यादा पूछा जाता है, हमेशा यही पूछा जाता है लगभग, प्रारंभिक संक्रिया विधि से इनवर्स ज्ञात करिए। तो आपको पंक्ति रूपांतरण विधि से करोगे या फिर स्तंभ रूपांतरण विधि से, आपके ऊपर निर्भर है बात। तो अगर आप एक किसी विधि का प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, भाई तभी सभी प्रश्न आप पंक्ति रूपांतरण विधि से करोगे तो वहां पर प्रश्न को लगाने में थोड़ी गड़बड़ी होने की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, है ना। तो एक कोई पर्टिकुलर विधि अपनाओ, चाहे तो आप पंक्ति रूपांतरण विधि या फिर स्तंभ रूपांतरण विधि, और उसका हम जब 2-4 बार प्रयोग करेंगे, अच्छे से आप रिपीट करोगे तो सभी सवाल एक जैसे लगेंगे, बिल्कुल एकदम एक सिमिलर सवाल, ठीक है। ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो हमने प्रश्न बताए ना, छोटे छोटे कुछ जो बातें बताई हैं, मतलब बेसिक बातें बताई हैं, उनकी मदद से हम बहुत
अच्छे और बढ़िया तरीके से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अगले वाले वीडियो में एक एक करके हम बताएंगे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे, बोर्ड परीक्षा में कई बार लगातार जो पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह करके हम अगले वाले वीडियो में आपको आपके सामने लाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते जरूर रहो। बाय बाय।